आप सभी का स्वागत है हिंदी नोवेल स्टोरी एक्सप्लेनर में। यहाँ पर हर एक स्टोरी आपको मैजिक, सिस्टम, रोमांस की एक जादुई सफर पे ले जाएगी। इस स्टोरी का सारा चरित्र, स्थान, घटना सब कुछ काल्पनिक है। इसे वास्तविकता से जोड़ने का प्रयास ना करें। चलिए स्टोरी की तरफ आगे बढ़ते हैं। अध्याय 401 संगीत शुरू होता है। दो मेजबान, एक पुरुष और एक महिला, मंच पर आए। आज मुंबई में 5वीं वार्षिक बाल हस्तशिल्प प्रतियोगिता है। सैकड़ों प्रविष्टियों के बाद देखते हैं कौन जीतता है। हाँ, पहले देखते हैं कि वदवती 3 उत्कृष्टता पुरस्कार के विजेता कौन हैं। जू बुआंगहान, कक्षा 3, ग्रेड 1, नवी मुंबई नंबर 1 प्राइमरी स्कूल से। अगला, ये हमारा उत्कृष्ट पुरस्कार है। जैसे ही मेजबान बोला, आवाज जारी रही। मीरा शर्मा भी घबरा गईं। वे अपने चेहरे पर उत्साह और गर्व को छिपा नहीं पाईं। बेबी, जब हम ऊपर जाएं तो घबराना मत। अगर तुम घबरा रही हो तो बस हमारी तरफ देखो। तनु गुनगुनाई। प्रथम स्थान निश्चित रूप से मुख्य आकर्षण है। अब रोमांचक क्षण आ गया है। इस वर्ष प्रथम स्थान कौन लेगा? ये हमारी छोटी बच्ची है, तन्वी कपूर। वह 4 साल की है और नवी मुंबई इंटरनेशनल किंडरगार्टन में पढ़ती है। आइए हम गर्मजोशी से तालियों के साथ मंच पर उनका स्वागत करें। पति पत्नी दोनों ने गहरी सांस ली और तनु को प्रोत्साहित करने वाली मुस्कान दी। अन्य 3 खजानों ने एक साथ उसकी जय जयकार की। तनु ने अपने होठों को भींचा और चेहरे पर मुस्कान लिए मंच की ओर चला गया। वह बहुत ही सुंदर और शांत दिख रहा था। मेजबान ने कहा, वाह, ये तो एक छोटी राजकुमारी है। आज ये बहुत सुंदर लग रही है। जैसे ही वह बोल रहे थे, मेजबान ने तनु को एक माइक्रोफोन थमा दिया। आओ बच्चे, क्या तुम अपना परिचय दे सकते हो? तनु मंच पर खड़ी होकर नीचे लोगों की बड़ी भीड़ को देख रही थी और आज्ञाकारी भाव से बोली, सभी को नमस्कार, मैं तन्वी कपूर हूं और मैं 4 साल की हूं। आज प्रथम स्थान जीतकर मैं बहुत खुश हूं। मेरा साथ देने के लिए मेरे माता पिता, पिताजी, भाइयों और बहनों का धन्यवाद। मैं अपनी मदद के लिए अपने शिक्षक को भी धन्यवाद देना चाहता हूं। तनु का स्वभाव मीरा शर्मा से बहुत मिलता जुलता है। वह बहुत ही सुंदर और कुलीन किस्म की है, लेकिन ये बहुत ही सौम्य और उदार है, जो लोगों को शांति और शिक्षा का एहसास देता है। वह सुंदर थी और स्पष्ट बोलती थी, तथा उसने तुरंत ही वहां उपस्थित सभी लोगों को मंत्रमुग्ध कर दिया। मेजबान ने मुस्कुराते हुए पूछा, क्या आप घबरा रहे हैं? इस मंच पर आकर तनु ने सिर हिलाया। घबराओ मत, मैं ठीक हूँ। तो फिर आइए इस बच्चे के काम को सामने लाएं ताकि हर कोई प्रथम स्थान विजेता को देख सके। तभी मैंने 2 कर्मचारियों को एक मेज उठाते देखा। मेज पर रखी चीजें लाल कपड़े से ढकी हुई हैं। अब मैं लाल कपड़ा उठाने जा रहा हूँ। मुझे विश्वास है कि आप सभी आश्चर्यचकित होंगे। ये कल्पना करना कठिन होगा कि इसे एक 4 वर्षीय बच्चे ने बनाया है। लाल कपड़े के नीचे सोने के धागे से बना एक महिला का सिर है। महिला का चेहरा जीवंत और चमकदार है और उसके बाल बहुत ही नाजुक ढंग से बनाए गए हैं। मोती की बालियों की एक जोड़ी सोने में सफेद रंग का एकमात्र स्पर्श बन गई, जिसने इसे अंतिम रूप दिया। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसा मेजबान ने कहा था। यह विश्वास करना कठिन है कि इसे एक छोटी सी बच्ची ने बनाया है जो मात्र 4 वर्ष की है। राजेश कपूर को पहली नज़र में ही पता चल गया कि यह महिला मीरा शर्मा है। यद्यपि वे विशेष रूप से समान नहीं हैं, तनु ने भौहों और आंखों के सार को पकड़ लिया है, और यदि आप बारीकी से देखें तो वे कुछ हद तक समान हैं। मेजबान मुस्कुराया और बोला, अब आइए इस शिक्षिका का स्वागत करें। आइए उनसे इस शीर्ष रैंक वाले बच्चे के बारे में और जानें। मंच पर शिक्षक वधवत, हाथ में माइक्रोफोन लिए, थोड़ा घबराए हुए। मेजबान मुस्कुराया और बोला, गुरुजी, कृपया पहले अपना परिचय दें। शिक्षिका मुस्कुराई और बोली, सभी को नमस्कार, मैं तन्वी कपूर की शिक्षिका हूँ। मेजबान को पता चला कि तनु हस्तशिल्प कक्षा का केवल एक सेमेस्टर लेकर ही इतनी उत्कृष्ट कृति बनाने में सक्षम थी। उसने उचित रूप से अतिशयोक्ति करते हुए कहा, सच में? शिक्षिका ने सिर हिलाया। वह हमारी कक्षा में हस्तशिल्प में सबसे अच्छी है। उसके सहपाठी और उनके माता पिता सब ये देख सकते हैं। मैंने अपने फ़ोन में हर चरण की तस्वीरें सहेज रखी हैं। मैंने ज़बरदस्त प्रगति की है। इस समय मेज़बान मुस्कुराया और बोला, तो कृपया हमारे स्टाफ से कहिए कि वे फ़ोटो बड़े स्क्रीन पर दिखा दें। धन्यवाद। इस अवसर का लाभ उठाते हुए मेजबान ने तनु से पूछा, छोटे लड़के, क्या तुम हमें बता सकते हो कि यह व्यक्ति कौन है? माँ, वाह, ये तुम्हारी माँ है।
क्या वह आज यहाँ हैं? वह और उसके पिता, भाई और बहन सभी यहाँ हैं। मेजबान को यह नहीं पता था कि भाई और बहन जैविक बच्चे थे। ये सोचकर कि यह कोई रिश्तेदार या कुछ और होगा, मेजबान ने तनु की निगाहों का अनुसरण किया और मुस्कुराते हुए कहा, मिल गया। खैर, वे सब तुम्हारे हैं। मेजबान की निगाहों को देखते हुए वहां उपस्थित सभी लोगों का ध्यान इस परिवार पर केंद्रित हो गया। चिल्लाया, हे भगवान, चौगुनी! इसके अलावा क्या उनका लुक इतना अद्भुत है। भीड़ की निगाहों का सामना करते हुए दर्शकों में मौजूद 6 सदस्यों वाला परिवार बिल्कुल शांत रहा। मेजबान मुस्कुराया और बोला, तुम बहुत भाग्यशाली हो कि तुम्हारे इतने सारे भाई बहन हैं। उनमें तुम्हारा क्या स्थान है, छोटे? मैं तनु हूँ। ये दूसरा बच्चा निकला। कितनी खुशी की बात है। इसी दौरान स्टाफ मंच पर आया और एक USB फ्लैश ड्राइव डाल दी। अब आइए देखें कि तन्वी कपूर ने पिछले सेमेस्टर में अपने शिल्प में कितनी प्रगति की है। अध्यापिका ने वह गुलाबी गुलदाउदी निकाली जो उन्होंने पहली बार बनाई थी। यह उसकी पहली कक्षा है। हम गुलाबी रंग बना रहे हैं। यह अभी तैयार उत्पाद नहीं है। इसे अभी तक जलाया नहीं गया है। मेजबान मुस्कुराया और बोला, वाह, ये बहुत बढ़िया किया है। ये फोटो से काफ़ी मिलता जुलता है। अन्य बच्चों ने ऐसा किया। तुलना तो स्पष्ट है। क्या ये प्रतिभा है? उसमें सचमुच ये प्रतिभा है और वह हमारे ग्रुप में सबसे छोटी है। ये 5वां पीरियड है। तुलनात्मक चित्रों से यह स्पष्ट है कि छोटी लड़की के हस्तशिल्प कौशल में तेजी से सुधार हुआ है और उसने हर बार अपने विचार जोड़े हैं। अगला वीडियो प्रतियोगिता में तनु की प्रविष्टि का है। छोटी लड़की ने औजारों को कुशलता से संभाला। उसके चेहरे पर गंभीरता और धैर्य दिखाई दे रहा था जो उसकी उम्र के अनुरूप नहीं था। मेजबान ने पूछा, क्या ये हेयर स्टाइलिंग के लिए है? शिक्षिका ने सिर हिलाया। हमने कुल 500-600 रेशम के धागे बनाए और उसने उन्हें एक एक करके पहना। जब हम वीडियो फिल्मा रहे थे तब वह आधी शूटिंग पूरी कर चुकी थी। मैंने उससे ब्रेक लेने को कहा, लेकिन उसने कहा कि वह ब्रेक नहीं लेना चाहती। उसमें अपनी उम्र से कहीं अधिक दृढ़ता और गंभीरता है जो मैंने अन्य बच्चों में नहीं देखी। हम प्रतियोगिता में देर से पहुंचे थे, इसलिए उन्होंने इस काम को पूरा करने के लिए अतिरिक्त समय तक काम किया। उसके अपने विचार हैं। उदाहरण के लिए, ये मोती की बालियां पहले नहीं थीं, लेकिन बाद में जोड़ी गईं। और ये असली मोती हैं। मेजबान ने तनु की तारीफ करते हुए कहा, वाह, तुम वाकई कमाल हो। क्या इस बार पहला स्थान जीतकर तुम खुश हो? तनु ने मीठी मुस्कान के साथ कहा, खुश। क्या आपने कभी सोचा है कि बड़े होकर आप क्या करना चाहेंगे? तनु ने गंभीरता से कहा, मैं एक आभूषण डिजाइनर बनना चाहती हूँ। जब मेरे साथी बड़े होकर वैज्ञानिक, शिक्षक, इंजीनियर आदि बनने का सपना देख रहे थे। एक छोटी लड़की आभूषण डिजाइनर बनना चाहती थी, जो कुछ हद तक आश्चर्यजनक था। यहाँ तक कि राजेश और मीरा शर्मा भी आश्चर्यचकित थे। तनु ने कभी उनसे इस बारे में बात नहीं की। मेजबान ने मुस्कुराते हुए पूछा, आप आभूषण डिजाइन क्यों करना चाहती हैं? क्योंकि मुझे सुंदर, चमकदार चीजें पसंद हैं। क्या आंटी को ये पसंद नहीं? हाँ, आंटी को भी ये पसंद है। पुरस्कार समारोह के बाद प्रथम स्थान विजेता के रूप में मीडिया रिपोर्टर उसकी तस्वीरें लेंगे। कहा जा रहा है कि नवी मुंबई लाइव चैनल आज शाम 8 बजे इसका प्रसारण करेगा, इसलिए उन्हें ये बात नहीं भूलनी चाहिए। वह एक व्यस्त दोपहर थी। जब हमारा काम खत्म हुआ तो लगभग 5 बज चुके थे। आज तुम बहुत खुश हो, चलो बाहर खाना खाने चलते हैं। राजेश कपूर ने मुस्कुराते हुए पूछा, क्या खाओगे? चारों खजानों ने कुछ देर तक विचार विमर्श किया और एकमत होकर उत्तर निकाला, हैमबर्गर, फ्राइड चिकन, फ्रेंच फ्राइज। राजेश कपूर उनकी लालसा को शांत करने के लिए उन्हें कभी कभार ही यह चीज़ चखने देते हैं। ऐसा संभवतः इसलिए है क्योंकि बच्चों को कोई चीज़ जितनी अधिक नहीं मिलती, वे उसे उतना ही अधिक खाना चाहते हैं। परिवार मैकडॉनल्ड्स आया, 2 फैमिली मील सेट का ऑर्डर दिया और वाधवत ऊपर की मंजिल पर एक शांत जगह पर धीरे धीरे खाने के लिए चले गए। राजेश कपूर ने जूस उठाया और कहा, चलो, तनु को प्रथम स्थान जीतने की बधाई देते हैं। मीरा शर्मा ने मुस्कुराते हुए कहा, तनु, ये तुम्हारी जश्न पार्टी है। बधाई हो। चारों खजानों ने अपने संतरे के जूस के गिलास उठाए और दूसरे खजानों के लिए शुभकामनाएं दी। तनु ने मीठी मुस्कान के साथ कहा, धन्यवाद। मीरा शर्मा ने पूछा, तनु, क्या तुम बड़ी होकर ज्वेलरी डिजाइनर बनना चाहती हो? सच में? तनु ने सिर हिलाया, सच में। आपको यह विचार कब सूझा और आपने ये निर्णय कब लिया?
तनु ने एक चिकन ड्रमस्टिक को कुतरते हुए कहा, ये तो मंच पर ही तय हो गया। मीरा शर्मा मुस्कुराईं और बोली, बच्चों, तुम्हारे मन में हर दिन तरह तरह के रचनात्मक विचार आते हैं, इसमें कुछ भी अजीब नहीं है। शायद ये तनु का अचानक आया विचार था। राजेश ने तनु को प्रोत्साहित करते हुए कहा, मुझे लगता है कि यह बहुत बढ़िया है। मुझे यकीन है कि भविष्य में दुनिया भर से कई लोग तनु के डिज़ाइनों को पसंद करेंगे। तनु का छोटा सा चेहरा अचानक चमकदार और आकर्षक हो गया। वास्तव में, राजेश ने बड़ी गंभीरता से कहा, बिल्कुल। विहू को देखो, वह आगे चलकर जरूर एक ऑलराउंड एथलीट बनेगा और रिया एक संगीतकार। जब तक हम कड़ी मेहनत करते रहेंगे, हम निश्चित रूप से सफल होंगे। अगर हम सफल नहीं भी होते हैं तो डरो मत, बस कोशिश करते रहो। माँ और पिताजी हमेशा तनु का समर्थन करेंगे। मीरा शर्मा मुस्कुराईं और बोली, ये सही है। तनु ने भारी स्वर में सिर हिलाया, ठीक है, तनु अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करेगी। घर लौटने के बाद परिवार ने लाइव चैनल चालू किया और हस्तशिल्प प्रतियोगिता की रिपोर्ट दी। लता शर्मा ने तनु का छोटा सा चेहरा अपने हाथों में लिया और बोली, हमारी तनु कितनी सुंदर और अद्भुत है। क्या आप भविष्य में दादी को मेरे द्वारा डिजाइन किए गए आभूषण देना चाहेंगे? तनु ने मुंह बनाया, उसका छोटा सा चेहरा गोल मटोल हो गया। मैं इसे दादी को देना चाहता हूँ। लता शर्मा ने छोटे लड़के का माथा चूमा और बोली, तब तो दादी माँ इंतजार कर रही होंगी। विजय शर्मा भी बहुत गर्व महसूस करते हैं। सभी बच्चों के अपने अपने विचार हैं, जो बहुत अच्छी बात है। ज्वेलरी डिज़ाइन लड़कियों के लिए बहुत उपयुक्त है। आपकी माँ एक आंटी को जानती हैं जिनकी बेटी डिज़ाइनर है। वह बहुत अच्छी हैं। डिज़ाइन सीखना महंगा है, लेकिन सौभाग्य से मेरा परिवार अमीर है। लता शर्मा कला क्षेत्र में है, इसलिए वह तनु के डिज़ाइन करियर का समर्थन करती हैं। मूलतः यह एक संक्षिप्त रिपोर्ट थी और राजेश, मीरा शर्मा तथा अन्य लोग देश छोड़कर नहीं गए। लेकिन किसी ने पहले ही वीडियो ऑनलाइन पोस्ट कर दिया है। इंटरनेट में मेमोरी है, ये वास्तव में एक ट्रेंडिंग विषय बन गया है। समाचार प्रसारित होने के कुछ ही देर बाद व्हाट्सएप और फ़ोन की घंटी बज उठी। सबसे पहले फ़ोन करने वाली व्यक्ति प्रिया थी। अरे, तनु ट्रेंड कर रही है, क्या तुम लोगों ने इसे देखा? ये सुनकर दंपति थोड़ा भ्रमित हो गए। मैंने यह नहीं देखा। आप लोग जाकर देखिए। तनु का पुरस्कार जीतने वाला वीडियो जारी हो गया है और यह वायरल हो रहा है। लिंक आपको भेज दिया गया है। मीरा शर्मा ने वीडियो खोला। शीर्षक था, इस छोटी बच्ची का सपना अचानक आया। पूरे 3 मिनट के पुरस्कार समारोह को फिल्माया गया और यहाँ तक कि शिक्षक भी कैमरे पर थे। यह असली वीडियो है। इसे 1 लाख लाइक मिल चुके हैं और 10 लाख से ज़्यादा बार देखा जा चुका है। इसमें 15,000 टिप्पणियां हैं। वाह, ये छोटी लड़की कितनी सुंदर और आकर्षक है। मैंने पहले भी उसके इमोजी का इस्तेमाल किया है। कितना प्यारा बच्चा है। आभूषण डिजाइनर, कमाल है। आपका परिवार ज़रूर संपन्न होगा, वरना आपकी इतनी महंगी महत्वाकांक्षाएं न होती। एक 4 साल का बच्चा ज्वेलरी डिज़ाइनर बनना चाहता है, लेकिन मेरा 4 साल का बेटा केवल अल्ट्रामैन बनना चाहता है। गंजा, ये सपना मुझे अचानक आया। कितना प्यारा है। मैं अगले सप्ताह आने वाली हूँ और मुझे आशा है कि यह उसकी तरह ही प्यारी एक छोटी राजकुमारी होगी। प्रार्थना करो। ये तो बहुत बड़ा बयान है और शिक्षिका तो अपनी अपेक्षा से भी अधिक घबराई हुई थीं। ऐसी प्रतिभा वाले 4 साल के बच्चे को पोषित किया जाना चाहिए। आपको थोड़ी जानकारी दे दूं, ये छोटी बच्ची दूसरी पीढ़ी की अमीर लड़की है। उसके पिता अरबपति हैं और उसकी माँ एक प्रतिष्ठित विदेशी विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि प्राप्त करने वाली एक विश्वविद्यालय शिक्षिका हैं। उसके 3 भाई बहन भी हैं। मुझसे मत पूछिए कि मुझे कैसे पता, क्योंकि वे सभी मेरे ही स्कूल से हैं। हा हा हा। तब से अब तक ज़्यादा समय नहीं बीता है, लेकिन किसी ने तनु और परिवार के बारे में लगभग सारी खबरें खोज निकाली हैं। हर चीज़ के 2 पहलू होते हैं, यहाँ तक कि एक देवदूत के दूसरे बच्चे के भी। एक अभिभावक के रूप में वीडियो में कुछ टिप्पणियां देखकर मुझे बहुत गुस्सा आया। मीरा शर्मा ने भौहें चढ़ाईं। पति, जब चारों खजाने अपनी दुकानों का विज्ञापन कर रहे थे तो कुछ लोग उनके पास आए और उन्हें मॉडल के रूप में साइन करना चाहते थे। जब वे सड़क पर चल रहे थे तो कुछ स्काउट्स ने 4 खजानों पर हस्ताक्षर करना चाहा, लेकिन राजेश ने उन सभी को अस्वीकार कर दिया। वह चाहते हैं कि उनके बच्चों का बचपन खुशहाल हो और प्रसिद्धि के ये अवसर बाहरी लोगों को बहुत अच्छे लगते हैं। लेकिन एक पिता राजेश की नज़र में ये 4 बच्चों के लिए उपयुक्त नहीं है।
वह आशा करते हैं कि बच्चे सही और गलत में अंतर करने में सक्षम होकर अपना निर्णय स्वयं ले सकेंगे। राजेश कपूर फोन करने के लिए उठे। पूछने पर मुझे पता चला कि यह वास्तव में हस्तशिल्प कक्षा का मालिक था जिसने इसे रिकॉर्ड किया था और इंटरनेट पर डाल दिया था। वह तो बस कुछ प्रसिद्धि पाना चाहता था। किसने सोचा था कि यह एक ट्रेंडिंग विषय बन जाएगा। बॉस को पता था कि राजेश कपूर का परिवार बहुत ही साधारण व्यक्ति है, इसलिए उसने जल्दी से उन्हें मुआवजा दे दिया और माफ़ी मांगी। राजेश कपूर ने कुछ नहीं कहा, बस इतना कहा, अगली बार तुम्हें मेरी अनुमति लेनी होगी। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, राजेश ने भौहें चढ़ाईं। चारों बच्चों को ये खबर पहले से ही पता थी और उनके दोस्तों ने उन्हें फ़ोन किया। पिताजी, माँ, क्या मैं सच में ट्रेंड कर रहा हूँ? तनु ने अपना सिर पीछे झुकाते हुए मुस्कुराते हुए पूछा। राजेश कपूर ने सिर हिलाया और तनु को दिखाने के लिए वेब पेज खोल दिया। नीचे दी गई टिप्पणियों ने बच्चों का ध्यान आकर्षित किया, कुछ अच्छी और कुछ बुरी। निश्चित रूप से चारों खजानों पर बुरी टिप्पणी की गई। तनु की मुस्कान धीरे धीरे उसके चेहरे पर जम गई। अन्य 3 खजानों ने तुरंत काम करना बंद कर दिया और बहुत क्रोधित हुए। मुक्का खाने के बाद लंबे समय तक रोने का क्या मतलब है? तुम्हें उसे मारने की क्या ज़रूरत है? तनु कितनी प्यारी है। ये सही है, उन्होंने ये भी कहा कि मेरी बहन बड़ी होकर अनिवार्य रूप से बदसूरत हो जाएगी। मेरी बहन बचपन से ही सुंदर रही है। ये तो और भी बुरा है। वे कहते हैं कि तनु नाटक कर रही है, लेकिन तनु की बहन तो बिल्कुल भी नाटक नहीं कर रही है। ये सब सच है। तुमने तो असल में यह सवाल उठाया था कि क्या तुम्हारी बहन का काम किसी शिक्षक ने करवाया था। अगर तुम खुद नहीं कर सकती, तो तुम्हें शक है कि दूसरे भी नहीं कर सकते। तुम्हें कोई समस्या है? राजेश कपूर ने तनु को अपनी बाहों में भर लिया। उनका स्वर थोड़ा धीमा था, बकवास बंद करो। चारों बच्चे दूसरे बच्चे को सांत्वना देने और विभिन्न तरीकों से उसे मनाने के लिए दौड़े। मीरा शर्मा को अपने दूसरे बच्चे के लिए दुख है। वह हमेशा अपने माता पिता के प्यार में पली बड़ी है। सभी उसे प्यार करते हैं और कोई भी उसे नापसंद नहीं करता। राजेश कपूर ने तनु को समझाया, तनु, नाराज हो क्या? तनु ने सिर हिलाया, बहुत गुस्सा है। दुखी? खैर, दुख की बात है कि मैंने अपने साथ ऐसा किया। ओह, राजेश कपूर ने बच्चों को अपने पास आने का इशारा किया। तुम अभी छोटे हो, जब बड़े हो जाओगे तो समझ जाओगे। कुछ बातें मायने नहीं रखती कि दूसरे क्या कहते हैं, मायने ये रखता है कि आप क्या करते हैं। उदाहरण के लिए, अवी को ट्रांसफॉर्मर्स पसंद हैं, लेकिन सुपरमैन और आयरन मैन पसंद करने वाले लोग आकर कहते हैं कि ट्रांसफॉर्मर्स खराब है। तो क्या अवी उनकी बात मान लेता है और अब ट्रांसफॉर्मर्स पसंद नहीं करता? अवी ने तुरंत कहा, बिल्कुल नहीं। मुझे ट्रांसफॉर्मर्स सबसे ज़्यादा पसंद हैं। मुझे परवाह नहीं कि वे क्या कहते हैं। राजेश कपूर हंसे, सही कहा। जैसे रिया पियानो बजाती है, लेकिन कुछ लोगों को लगता है कि पियानो अच्छा नहीं है। तो क्या इसका मतलब यह है कि रिया अब इसे नहीं सीखेगी? रिया ने शांति से कहा, यह असंभव है। राजेश कपूर ने तनु का छोटा सा चेहरा ऊपर उठाते हुए कहा, तनु, अगर तुम भविष्य में डिज़ाइनर बनोगी तो निश्चित रूप से कुछ लोग तुम्हें पसंद करेंगे और कुछ लोग नहीं। जिन्हें आपका डिज़ाइन पसंद नहीं आएगा, वे खड़े होकर इसे बेकार बताकर इसकी आलोचना करेंगे। क्या आप उनके लिए त्याग करेंगे? क्या आप महसूस करेंगे कि आपने जो किया है वह बेकार है? मीरा शर्मा ने आगे कहा, आपके पिता की तरह कुछ लोग कहते हैं कि आपके पिता भी सिर्फ घर का काम करना जानते हैं और कुछ नहीं। क्या आप इस बात पर विश्वास करते हैं? तनु ने जल्दी से अपना सिर हिलाया और कहा, नहीं, डैडी सबसे अच्छे हैं। तनु उनकी बातों पर विश्वास नहीं करेगी। मीरा शर्मा ने आगे कहा, ये सच नहीं है। कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि आपके पिता अयोग्य हैं और केवल रसोई में ही काम करना जानते हैं और कोई पैसा नहीं कमा सकते। तनु ने गुस्से से कहा, बकवास। राजेश कपूर ने मीरा शर्मा की ओर देखा और तनु से पूछा, तनु, क्या तुम दूसरों की बातों से नाराज हो? तनु ने मुंह बनाते हुए कहा, नहीं, अगर मेरे माता पिता या मेरे बड़े भाई बहन ऐसा कहें तो मुझे गुस्सा आएगा। अभी तो मैं थोड़ा दुखी था, अब मैं खुश नहीं हूँ। उस रात राजेश कपूर को सिस्टम से एक संदेश प्राप्त हुआ, काटना। क्योंकि मेजबान ने तनु को शिल्प प्रतियोगिता में प्रथम स्थान दिलाया था, इसलिए उसे न्यूयॉर्क में एक विला देकर पुरस्कृत किया गया। इस बार इनाम वास्तव में एक विदेशी अचल संपत्ति थी। राजेश कपूर थोड़ा हैरान हुए। पलक झपकते ही समय उड़ जाता है। बच्चे अपनी वरिष्ठ कक्षा से स्नातक होने वाले हैं।
इस वर्ष के दौरान अपने स्वयं के संपर्कों पर भरोसा करते हुए वह रिया को विभिन्न स्थानों पर प्रदर्शन करने और दूसरों से सीखने के लिए ले गए। अब वह मंडली में सुप्रसिद्ध हो गए हैं और उन्हें 3 उपकरणों का छोटा प्रतिभाशाली व्यक्ति के रूप में जाना जाता है। रिया शांत और सौम्य है और वह अपने बौद्ध स्वभाव के कारण दुनिया के प्रति उदासीन प्रतीत होती है। लेकिन जब वह ड्रम बजाती है तो उसकी आभा बेजोड़ होती है और उसका पूरा शरीर शक्ति से भर जाता है। लेकिन जब वह पियानो बजाती थी तो उसके अंदर एक उदार भावना प्रकट होती थी, मानो उसके हृदय में तारे हों। वायलिन बजाते समय रिया एक कुलीन परिवार की छोटी राजकुमारी की तरह लगती है तथा उसकी हड्डियों में कुलीनता की झलक दिखती है। रिया मेहरा ने रिया को वह सब कुछ सिखाया जो वह जानते थे और उसकी प्रतिभा ने उसे सिर्फ 1 साल में ऊंची उड़ान भरने में मदद की। इस साल रिया केवल 5 साल की थी। इस वर्ष भी अवी और विहू ताइक्वांडो का अभ्यास कर रहे हैं। राजेश कपूर विहू को प्राथमिक स्कूल के बाद एक स्पोर्ट्स स्कूल में भेजने की योजना बना रहे हैं और तनु ने अपनी हस्तकला से पिछली बार प्रथम स्थान प्राप्त किया था। ऐसा लगा जैसे उसकी रेन और डू मेरिडियन एक साथ खुल गई हो और वह हस्तकला के क्षेत्र में अजेय हो गई। राजेश कपूर ने उनके लिए एक स्टूडियो खोला और एक ब्रांड स्थापित किया, जियाओ और डिज़ाइन। मैंने कार्य सुरक्षा के लिए भी आवेदन किया है। इस तरह तनु अपनी खुद की कलाकृतियां डिज़ाइन कर सकता है और फिर उन्हें बेच सकता है। राजेश ने विशेष रूप से उसके लिए एक ऑनलाइन स्टोर खोला और एक वेटर द्वारा एक आधिकारिक वेबसाइट डिज़ाइन की गई। हमने इस परियोजना को संभालने के लिए एक पेशेवर टीम को काम पर रखा। इस तरह तनु के डिजाइनों को आधिकारिक वेबसाइट पर प्रदर्शित या बेचा जा सकता है। ये सब तनु के इरादे पर निर्भर करता है। अब मेरा दूसरा बच्चा बहुत रचनात्मक है और जब उसके पास समय होगा तो वह खुद ही चीज़ें डिज़ाइन करेगा। राजेश ने उन्हें विशेष रूप से एक स्टूडियो दिया जहां उनके डिज़ाइन उपकरण और अन्य सामान रखे गए। कोई प्रचार प्रसार नहीं था और तनु के पास पैसे की कमी नहीं थी, इसलिए सभी कृतियों को आधिकारिक वेबसाइट पर प्रदर्शित किया गया। मैंने रुक रुक कर 5 रचनाएं रचीं। शुरुआत में तो किसी ने उन्हें नहीं देखा, लेकिन बाद में उन्होंने और भी ज़्यादा ध्यान आकर्षित किया। वह अवसर जिसने तनु को समान आयु के लोगों के लिए आभूषण डिज़ाइन करने का निर्णय लेने के लिए प्रेरित किया, वह था। वह लता शर्मा के आभूषणों से आकर्षित थीं, लेकिन वह बच्ची थीं और उन्हें पहन नहीं सकती थीं। उसने सोचा कि शायद वह अकेली नहीं है जिसके मन में यह विचार आया हो। इसलिए समान आयु के लोगों के लिए आभूषण बनाने का विचार अस्तित्व में आया। तनु ने यह विचार राजेश कपूर और उनकी पत्नी को बताया और उन दोनों को ये ठीक लगा। जब असली या नकली उत्पाद के बीच चुनाव करना पड़ा तो राजेश ने असली उत्पाद का उपयोग करने का निर्णय लिया। चूंकि वह भविष्य में आभूषण डिजाइनर बनना चाहती है, इसलिए उसे छोटी उम्र से ही वास्तविक आभूषणों से परिचित कराया जाना चाहिए। समय और अनुभव के साथ आप एक नज़र में असली और नकली में अंतर कर सकते हैं। यह मामला अंकल अन पर छोड़ दो। अंकल एन का एक रिश्तेदार विदेश में रहता है जो टूटे हुए हीरे, जैड, अगेट आदि के टुकड़ों को संसाधित करता है। वे चीज़ें दिखने में अंतर को छोड़कर पूरी तरह से प्रामाणिक हैं। इसके लिए आपको औजारों की ज़रूरत होती है, जो राजेश कपूर का सबसे बड़ा सिरदर्द है। यह उपकरण बहुत बड़ा है, मेरा छोटा बच्चा इसे कैसे चलाएगा। बस इसी तरह राजेश कपूर के कौशल का उपयोग किया गया और उनके हस्तशिल्प कौशल का शुभारंभ हुआ। यदि उसने इस बार मशीन नहीं चलाई होती तो वह ये कौशल बहुत पहले ही भूल गया होता। ट्यूटोरियल और वीडियो देखने के बाद राजेश कपूर ने सामग्री ली और उसका संचालन किया। मुझे नहीं लगता कि इसमें कुछ गलत है, बस मैं पर्याप्त अनुभवी नहीं हूँ। बस इसी तरह राजेश कपूर तनु का वकर बन गया। तनु एक पर्यवेक्षक है और अपनी क्षमता के अनुसार काम करता है। मैंने अपना पहला तैयार उत्पाद, एक अगेट कंगन, तनु में पूरा किया। तनु ने एक खुद पहना और एक रिया और मीरा शर्मा को दिया। एक लड़की वाला संस्करण बचा था और तनु ने उसे 500 रुपये में बेच दिया। ये सभी बेकार सामग्रियां हैं तथा इन्हें बेचने के लिए केवल मजदूरी ही पर्याप्त है। बिक्री के संबंध में राजेश कपूर ने क्वाड्रुप्लेट स्टोर की ग्राहक सेवा से संपर्क किया और उनके साथ काम किया। आखिरकार जियाओ व डिज़ाइन के पास वर्तमान में केवल यही एक उत्पाद है। तनु मोतियों का हार बनाने की योजना बना रही है। लता शर्मा और सुनीता कपूर दोनों के पास मोतियों का हार है। उसने इसे पहनकर देखा और उसे लगा कि यह बहुत सुंदर है। उसे यह बहुत पसंद आया और उसने अपने लिए भी एक बनाने की सोची।
जहां तक डिज़ाइन का सवाल है, मैं इसके बारे में सावधानी से सोचूंगा। स्नातक सत्र के आगमन के साथ तनु अपना सारा ध्यान स्कूल पर लगा देता है। 3 साल के अद्भुत समय को अंततः अलग करना ही होगा। शिक्षिका आलोक रो पड़ी क्योंकि वह इन प्यारे बच्चों को छोड़कर जाने का दुख सहन नहीं कर सकी। जब वे अलग हुए तो उन्होंने प्रत्येक बच्चे को गले लगाया और हर दिन उनकी शैक्षणिक सफलता और खुशी की कामना की। कार में चारों बच्चे रो रहे थे। उन्होंने कहा कि वह शिक्षक आलोक और अपने अच्छे दोस्तों को कक्षा में अकेला नहीं छोड़ सकते। राजेश कपूर और मीरा शर्मा ने उन्हें काफी समय तक समझाया बुझाया, फिर वे धीरे धीरे शांत हुए और स्नातक की बात स्वीकार कर ली। इसके बाद वे पहली कक्षा में प्रवेश करेंगे। यहाँ से कुछ ही दूरी पर एक नया प्राथमिक विद्यालय है, लेकिन चूंकि यह सड़क के उस पार है, इसलिए ग्रीन लेक विला को स्कूल जिला भवन नहीं माना जाता है। जिस घर को स्कूल जिले में माना जा रहा है वह एक अन्य प्राथमिक विद्यालय है जो लगभग 20 मिनट की दूरी पर है। यह एक पुराना स्कूल है जो 15 सालों से चल रहा है। स्कूल में कैफेटेरिया तो नहीं है, लेकिन एक डाइनिंग हॉल जरूर है। चावल वर्ग में कई माताएं शामिल होती हैं जो एक साथ एक घर किराए पर लेकर रहती हैं। दोपहर के समय बच्चों को स्कूल से ले जाएं, उनके लिए खाना बनाएं और उन्हें सोने तक निगरानी में रखें। इसमें 1000 रुपये प्रति माह का खर्च आता है। टीम के सदस्य प्रतिदिन समूह को भोजन भेजते हैं और वातावरण भी बहुत स्वच्छ है। जहां तक नए प्राथमिक विद्यालय का प्रश्न है तो वहां आवास और कैफेटेरिया की व्यवस्था की गई है, लेकिन रात भर रुकने वाले छात्रों को विशेष परिस्थितियों को छोड़कर बाहर जाने की अनुमति नहीं है। दंपति ने अभी तक ये तय नहीं किया है कि वे कहाँ रहेंगे। इसलिए राजेश कपूर ने एक विचार सोचा और बच्चों को स्वयं चुनने के लिए कहा, आप उस स्कूल में जा सकते हैं जो आपको अधिक पसंद है। अंत में बच्चों ने पास के ही एक स्कूल को चुना ताकि वे दोपहर के भोजन और सोने के लिए घर जा सकें। क्योंकि यह नया स्कूल है, सब कुछ नया है और बच्चे खुश हैं। चूंकि यह स्कूल डिस्ट्रिक्ट हाउस नहीं है, इसलिए यहाँ स्कूल चयन शुल्क लगता है, जो राजेश के लिए कुछ भी नहीं है। शीतकालीन अवकाश के दौरान मीरा शर्मा रिया के साथ चेन्नई वापस आईं। राजेश चारों खजानों की देखभाल करता है। इस बार प्रिया अपने लगभग 1.5 साल के बेटे को मीरा शर्मा और उसके बेटे के साथ चेन्नई वापस ले आईं। राजेश की दिनचर्या अपने बच्चों को दिन में ताइक्वांडो सीखने ले जाने की है। तनु के साथ हस्तशिल्प सीखो। शाम को मैं अपने दूसरे बच्चे के साथ काम का डिज़ाइन पूरा करूंगी। रिया और वह स्वयं अपने ब्रांड के लिए मॉडल बन गए और उनके द्वारा बनाई गई सभी चीज़ों में रिया का योगदान था। इस बार तनु ने मोती का हेडबैंड, मोती का हेयरपिन और मोती का हेयर टाई बनाया। एक उसके लिए और एक 3 खजानों के लिए। राजेश कपूर हस्तशिल्प के प्रभारी थे, जबकि तनु पूरी लगन से काम की देखरेख कर रही थी। इसमें कोई गलती नहीं हो सकती, कोई गोंद उजागर नहीं हो सकता। तनु ने मोती वाले हेडबैंड के दोनों तरफ कुछ लटकनें बनाईं, जो पहली नज़र में बालियों की तरह लगती हैं और बेहद खूबसूरत हैं। एक सप्ताह बाद में जब बच्चा सो रहा था तब दंपति ने वीडियो कॉल की। मीरा शर्मा तकिए पर लेट गईं और राजेश कपूर से इस सप्ताह की अपनी दिनचर्या के बारे में फुसफुसाने लगीं। राजेश चुपचाप सुनता रहा। उन सभी को एक समस्या का एहसास हुआ। 4 बच्चों के साथ ये दंपति भविष्य में और भी अधिक व्यस्त हो सकता है। राजेश कपूर ने धीरे से पूछा, पत्नी, क्या तुम्हें मेरी याद आती है? मीरा शर्मा ने शर्माते हुए सिर हिलाया, आपका क्या हाल है? राजेश कपूर ने अर्थपूर्ण ढंग से कहा, इसके बारे में सोचकर ही मुझे असहज महसूस हो रहा है। इस तरह ये जोड़ा अपनी प्रेम पीड़ा को कम करने के लिए हर रात वीडियो चैट करता था। 3 दिन बाद ताओबाओ ग्राहक सेवा को एक विशेष ग्राहक सेवा अनुरोध प्राप्त हुआ। मेरी शादी 1 महीने में होने वाली है। ये राजकुमारी लॉरेल का मुकुट और गहने हैं जो मैं अपनी शादी में पहनूंगी। चित्र जेपीजी। क्या आप कृपया मुझे नए साल से पहले चित्र में दिए गए डिज़ाइन के आधार पर एक छोटा सा उपहार दे सकते हैं? मेरी बहन मेरी इकलौती दुल्हन है। वह 8 साल की है और हम दोनों के बीच 15 साल का अंतर है। मैंने ही उसे बड़ा किया है। राजेश कपूर ने प्रश्न तनु को सौंप दिया। तनु ने सोचा कि यह कोई बड़ी समस्या नहीं है और वह आदेश स्वीकार कर सकता है, लेकिन उसे तथ्य स्पष्ट करने होंगे। फिर वाधवत की बातचीत का एक स्क्रीनशॉट वायरल। ग्राहक सेवा, मैडम, क्या आप अभी भी वहीं हैं? हाँ, कोई खबर? ग्राहक सेवा, हमारे पास एक खबर है। हमारे डिज़ाइनर ने आपकी बहन के लिए एक सेट कस्टमाइज करने का वादा किया है। कितनी जमा राशि आवश्यक है? ग्राहक सेवा,
कोई जमा राशि आवश्यक नहीं है। अगर आप बाद में अपना मन बदलते हैं तो हम इसे बिक्री के लिए रख देंगे। क्या ऐसा है? ग्राहक सेवा। हाँ, हमारा स्टोर बच्चों के गहने बेचता है, लेकिन हमारे डिजाइनरों का क्या? क्या स्थिति कुछ खास है? क्या हुआ? ग्राहक सेवा। हमारे डिजाइनर को इस साल 5 साल हो गए हैं। अगर आपको हम पर भरोसा है तो हम आपके लिए ये काम जरूर करेंगे। यदि आपको इस पर विश्वास न हो तो किसी अन्य की तलाश करें। 5 वर्षीय। ग्राहक सेवा। हाँ, लेकिन हमारे डिजाइनर ने आपसे वादा किया है कि हम समय से पहले डिलीवरी पूरी कर देंगे। ठीक है, मैं आपके डिजाइनर को परेशान करूंगा। ग्राहक सेवा। ये कठिन नहीं है। वास्तव में इस घटना से युवती को कोई नुकसान नहीं हुआ। हालांकि स्क्रीनशॉट में स्टोर का नाम धुंधला है, लेकिन बच्चों के आभूषण बेचने वालों को स्क्रीनिंग के एक दौर के बाद ये सावधान और स्मार्ट छोटे प्यारे बच्चे मिले। मुझे तनु डिज़ाइन नाम की दुकान मिली। इस स्टोर में केवल 7 या 8 उत्पाद स्टॉक से बाहर हैं। अचानक ही यह स्टोर ऑनलाइन लोकप्रिय हो गया। यह उत्पाद वाकई बहुत साधारण है। सुंदर दिखने वाले हेडबैंड के अलावा इसमें कुछ भी नया नहीं है। टिप्पणियां शिकायतों से भरी हैं, जो 1 महीने में मुंह पर तमाचा मारे जाने का इंतजार कर रही हैं। राजेश ने तनु को इस बारे में नहीं बताया। इस बार नकल बनाना तनु के लिए एक चुनौती थी। स्पष्ट रूप से कहें तो ये राजेश के लिए एक चुनौती थी, क्योंकि ऐसी कई मशीनें थीं जिन्हें तनु चलाने में असमर्थ थी। लॉरेल पुष्पमाला के अतिरिक्त एक हार और एक जोड़ी झुमके भी हैं। हार हीरे से बना होना चाहिए और झुमके भी चमकदार होने चाहिए, लेकिन इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि इसमें अन्य सामग्रियां भी शामिल हो सकती हैं। राजेश ने इन आभूषणों की जोड़ी को ऑनलाइन खोजा और पाया कि बालियां और हार वास्तव में टूटे हुए हीरों से बने थे। खैर, लागत थोड़ी अधिक है, लेकिन तनु को नहीं पता कि इसकी कीमत क्या होगी। बस इतना जान लें कि आपको ये काम अच्छे से करना है। हम 2 जुलाई को छुट्टी पर रहेंगे और 10 जुलाई से ऑर्डर स्वीकार करना शुरू करेंगे। सामान 1 अगस्त को वितरित कर दिया गया और राजेश ने सिर हिलाया। जब बच्चे सो रहे थे, मैंने बहुत सारी प्रोडक्शन सामग्री पढ़ी। फिर अगले दिन मैंने इसे एक शिक्षक के रूप में तनु को दे दिया। पिता और बेटी एक साथ मिलकर सीखते और सृजन करते हैं। अरुण कुमार अपनी पत्नी और बच्चों से मिलने तथा अपने सास ससुर से मिलने के लिए चेन्नई जा रहे हैं। अवि और विहू की कक्षाएं समाप्त होने वाली हैं और उन्हें पुनः कक्षाओं में विभाजित किया जाएगा। संयोगवश देवेंद्र कपूर और उनकी पत्नी पहली बार चेन्नई आए थे, इसलिए उन्होंने इस अवसर का लाभ उठाया। अवि और विहू को वापस चेन्नई घूमने के लिए जाने दो। मैंने और मेरे दूसरे बच्चे ने मिलकर इस परियोजना को पूरा किया। शाम को पिता और बेटी अपना अपना काम करते हुए बातें कर रहे थे। क्या आप थके हैं? थका नहीं। क्या आपको ये पसंद है? पसंद करना। इतना कहने के बाद तनु ने आह भरते हुए कहा, मुझे लगता है कि यह बहुत कठिन है। राजेश ने पूछा, तो क्या आप हार मानना चाहते हैं? बिल्कुल नहीं, मुझे अभी भी कड़ी मेहनत करते रहना है। शुरुआत में वे अभी भी खोजपूर्ण चरण में थे, लेकिन 1 सप्ताह के बाद वे दोनों धीरे धीरे सड़क पर आ गए। दरअसल इस बार मशीन चलाने के अलावा बाकी ज़्यादातर काम तनु ने ही किया। यद्यपि उसके छोटे हाथों पर कई घाव थे, फिर भी वह दर्द से बिल्कुल भी नहीं डर रहा था। राजेश कपूर को बहुत दुख हुआ, क्योंकि वह छोटी राजकुमारी थी जो दर्द से सबसे ज़्यादा डरती थी। क्योंकि यह बच्चों द्वारा पहना जाता है, बालियों को कान क्लिप में बनाया जाता है। बस कान के लोब को क्लिप करें। 8 अगस्त पिता और बेटी की अपेक्षा से 1 सप्ताह बाद आया। तनु इतना थक गया था कि जब उसने तैयार उत्पाद देखा तो वह खुश हो गया और रोना चाहता था। ग्राहक सेवा ने युवती से संपर्क किया। ग्राहक सेवा, मिस, मैं आपको बाद में लिंक भेजूंगा। अपना ऑर्डर देना याद रखें। मैं आपके सुखद वैवाहिक जीवन और आपके पति के साथ आपके लंबे और प्रेमपूर्ण जीवन की कामना करती हूँ। धन्यवाद। जब तक राजेश अपने दूसरे बच्चे को चेन्नई नहीं ले आए, तब तक दूसरे पक्ष ने सामान प्राप्त करने के बाद वेबो पर एक लंबा लेख पोस्ट नहीं किया था। नमस्कार दोस्तों, मैं वही हूँ जिसने पिछले महीने अपनी बहन के लिए आभूषण डिज़ाइन करने के लिए एक 5 वर्षीय डिजाइनर को काम पर रखा था। मैं आप सबको कुछ अच्छी खबर बताता हूँ। आज मुझे अंततः तैयार उत्पाद मिल गया और मैं इसे आपको दिखाना चाहता हूँ। चित्र 1 जेपीजी, चित्र 2 जेपीजी। चित्र 1 में मैंने अपनी शादी के लिए खरीदा हुआ गहनों का एक सेट दिखाया है। ये छोटे छोटे हीरों से जड़ा है जो चमकते और खूबसूरत हैं।
चित्र 2 को डिज़ाइनर बच्चे ने मेरी बहन के लिए डिज़ाइन किया था। इसे 1:1 रेस्टोरेशन कहा जा सकता है, बस आकार छोटा है। जब मुझे सामान मिला तो मैंने उसे बाहर निकाला और देखा। मुझे ये कल्पना करना कठिन लगता है कि एक 5 वर्षीय बच्चा ऐसा कर सकता है। शिल्प कौशल के संदर्भ में ये परिपक्व है, लेकिन विवरण में अंतर देखा जा सकता है। मैं आभूषणों का भी शौकीन हूँ। हमारे घर में ज़्यादा पैसे नहीं थे, इसलिए हम समय बिताने के लिए आमतौर पर टूटे हुए हीरों से खेलते थे। जब मैंने पहली बार इस चीज़ को देखा तो मुझे लगा कि युवा डिज़ाइनर ने इसमें कुछ छोटे हीरे इस्तेमाल किए होंगे। इसकी पुष्टि करने के लिए मैंने एक ऐसे दोस्त को ढूंढा जो एक आभूषण की दुकान में काम करता है। उसे पहचानने में उसकी मदद करें। मुझे जवाब मिला कि उस पर लगी सभी चीज़ें असली टूटे हुए हीरे थे। उस समय मैं सोच रहा था कि यह इतना महंगा क्यों है, लेकिन अब मुझे लगता है कि यह पैसे के लायक है। कुल राशि 10,000 थी और यह कैश ऑन डिलीवरी थी, इसलिए मैंने बिना सोचे पैसे चुका दिए। वास्तव में जब मुझे पता चला कि डिजाइनर 5 साल का है तो मैं चिंतित हो गया। मैंने अपनी बहन के लिए प्रतिकृति बनाने हेतु एक अन्य कंपनी भी ढूंढ ली। आखिरकार ये तो केवल मनोरंजन के लिए है और हो सकता है कि मेरी बहन भविष्य में यह चीज़ अपने साथ न लाए। इस प्रकार इसे बनाने में कुल 500 रुपये का खर्च आया। सामान मिलने के बाद मैं बहुत निराश हुआ। चलो मैं तुम्हें दिखाता हूँ। चित्र 3 JPG। ये चित्र प्रभाव बहुत सुंदर है, लेकिन इसे प्राप्त करने के बाद इसमें सस्ते प्लास्टिक की तेज गंध आती है। मैंने उसे हाथ में हिलाया और एक नकली हीरा बाहर गिर गया। बाद में मैं पुनः ग्राहक सेवा में गया और पूछा कि क्या ये काम युवा डिजाइनर ने किया है। ग्राहक सेवा ने उत्तर दिया, वास्तव में ये काम युवा डिजाइनर और उसके पिता द्वारा पूरा किया गया था। चूंकि कुछ उपकरण बहुत खतरनाक और असुविधाजनक हैं, इसलिए मेरे पिताजी उन्हें चलाते हैं। बाकी सारा काम छोटे छोटे डिजाइनों द्वारा किया गया। इससे ये भी स्पष्ट होता है कि कुछ स्थानों को इतने विस्तार से क्यों बनाया गया है। आखिरकार वह केवल 5 साल की है। हालांकि मुझे एक बहुत ही सार्थक और सुंदर उपहार मिला। असल बात यह है कि उन अमीर लोगों के पास बहुत पैसा है और वे असली हीरे इस्तेमाल करते हैं। इस बार मुझे मुनाफा हुआ। इस घटना से भारी हंगामा मच गया। कुछ लोग इस पर विश्वास करते हैं, कुछ नहीं। कुछ लोग तो ग्राहक सेवा की तलाश में स्टोर पर जाते हैं और कस्टम ऑर्डर करना चाहते हैं। ग्राहक सेवा, माफ़ कीजिए, क्या चीनी नववर्ष आने वाला है? हमारे डिज़ाइनर बाहर गए हुए हैं, इसलिए हम ऑर्डर नहीं ले रहे हैं। ग्राहक सेवा, इसके अलावा जिस ग्राहक ने ऑर्डर दिया था उसकी विशेष परिस्थितियां थीं, इसलिए हमारा युवा डिजाइनर ऑर्डर स्वीकार करने के लिए तैयार था। अप्रत्याशित रूप से अधिक लोग ये प्रश्न पूछने लगे और मेरे पास उत्तर देने के लिए रोबोट का उपयोग करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। ये तो वाकई बहुत बढ़िया है। इतने सारे टूटे हुए हीरों के लिए सिर्फ 10,000। अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो बहुत पैसा कमा लेता। अमीर लोगों के सपने हमारी कल्पना से परे हैं। कुआं, मैं ऊंचे नींबू के पेड़ पर खड़ा था, मेरे चेहरे पर खट्टे आंसू बह रहे थे। मेरा मानना है कि यह घटना जल्द ही भुला दी जाएगी। वास्तव में नहीं, कभी कभी कोई न कोई व्यक्ति कस्टम आभूषण का ऑर्डर देने आता है। मैं दृढ़ हूं और पैसा कमाना चाहता हूं। काटना, मेजबान के धन्यवाद से बच्चे ने अपना पहला स्वर्ण पदक अर्जित किया और उसे चेन्नई में एक विला से पुरस्कृत किया गया। लता शर्मा ने जो विला खरीदा था उसमें मूलतः 3 शयनकक्ष थे। राजेश कपूर और उनकी पत्नी सबसे बड़े कमरे में रहते थे, जिसमें मूलतः कुछ खास नहीं था। लेकिन बच्चे प्राथमिक विद्यालय में जाने वाले हैं और उनके लिए एक ही कमरे में सोना अच्छा विचार नहीं है। वे पहले से ही अलग अलग कमरों में सोते थे और उन्हें अपना अलग स्थान रखने की आदत थी। इस अवधि के दौरान 3 खजानों को अभ्यास करने के लिए शांत वातावरण की आवश्यकता होती है। देखो, अगले दिन नाश्ते के बाद राजेश कपूर ने बताया कि उन्होंने चेन्नई में एक मकान खरीदा है। यदि बच्चे छोटे हैं तो बड़े बुजुर्ग निश्चित रूप से चाहेंगे कि वे एक साथ रहें। लेकिन अब सभी बच्चे बड़े हो गए हैं और उनकी लंबाई 1 मीटर से अधिक हो गई है। साथ साथ रहना वास्तव में असुविधाजनक है। राजेश कपूर ने उस विला की जांच की जो सिस्टम ने उन्हें दिया था और पाया कि वह पीछे के नए विकास क्षेत्र में था। वहां तक गाड़ी से जाने में लगभग 10 मिनट लगे, वापस आने में लगभग आधा घंटा लगेगा। बहुत करीब। लता शर्मा मुस्कुराईं और बोली, ये तो बढ़िया है। कितना सुविधाजनक है।
ये प्रणाली हमेशा से ही बहुत विचारशील रही है और आप केवल अपने सामान के साथ विला में जा सकते हैं। दान किए गए स्थान और गैराज का कुल क्षेत्रफल 1000 मीटर है। यहाँ कुल 7 कमरे हैं और सभी में अपने अपने बाथरूम हैं। दूसरी मंजिल पर एक बैठक कक्ष और एक बार भी है। पहली मंजिल में मुख्य रूप से एक बैठक कक्ष, रसोई घर, अवकाश क्षेत्र आदि शामिल हैं। 1000 वर्ग मीटर में फैले इस मोहल्ले में सिर्फ 3 इमारतें हैं। लता शर्मा ने कहा, कितना सुंदर। सुनीता कपूर ने सिर हिलाया, हाँ। राजेश कपूर सचमुच बहुत विचारशील हैं। जब बच्चे चेन्नई आएंगे तो बड़े होने पर उनमें से प्रत्येक के पास अपना कमरा होगा। यद्यपि यहाँ 7 कमरे हैं, फिर भी सोने की व्यवस्था मुंबई जैसी ही है। इससे 3 कमरे बच जाते हैं। एक कमरे का उपयोग तीसरे बच्चे के लिए अभ्यास कक्ष के रूप में किया जाता है और दूसरे कमरे का उपयोग दूसरे बच्चे के लिए स्टूडियो के रूप में किया जाता है। अंतिम बच्चा कमरा अवी और विहू के प्रशिक्षण क्षेत्र के रूप में प्रयोग किया जाता है। देवेंद्र कपूर ने सिर हिलाकर इस विचार को मंजूरी दे दी। इस प्रकार प्रत्येक बच्चे के पास अवकाश और मनोरंजन के लिए अपना स्थान होता है। इसलिए राजेश ने चीजें खरीदना शुरू कर दिया। ताइक्वांडो के लिए चीजें, तनु के उपकरण, रिया का पियानो आदि। लता शर्मा मुस्कुराई और बोली, मेरे साथ आओ। मुझे पता है कि चीजें कहाँ से खरीदनी हैं। कीमतें वाजिब हैं और उत्पाद असली और अच्छे हैं। बोलते बोलते उसने सुनीता कपूर का हाथ पकड़ लिया और बोली, मैं तुम लोगों को भी घुमाने ले चलूंगी। देवेंद्र कपूर और विजय शर्मा या तो मछली पकड़ रहे हैं या शतरंज खेल रहे हैं, या फिर प्रिया के पिता विजय शर्मा और उनके आपसी दोस्तों के साथ शराब पिएं। आज बहुत गर्मी है, लता शर्मा ने गाड़ी चलाते हुए कहा। अभी तो इतनी गर्मी है कि मैं बाहर भी नहीं जाना चाहता। दोपहर में जाना बेहतर है जब मौसम ठंडा होता है। सुनीता कपूर ने सिर हिलाया। सही कहा। भले ही युवा अब इस बारे में बात न करें, लेकिन क्या एयर कंडीशनिंग से हमारी जान बच सकती है? इसके बिना तो हम सब गर्मी से मर रहे होते। ऐसा नहीं है कि जब मैं बच्चा था तब ग्रामीण इलाकों में प्राकृतिक हवा चलती थी तो एयर कंडीशनिंग की ज़रूरत नहीं होती थी। एक पंखा ही काफ़ी था और बहुत ठंडक होती थी। अब ये संभव नहीं है। लता शर्मा ने मुस्कुराते हुए कहा, मैंने भी बचपन में कुछ समय ग्रामीण इलाकों में बिताया था। मुझे उसकी बहुत याद आती है। जब वे बातचीत कर रहे थे तो समूह एक संगीत वाद्ययंत्र की दुकान पर पहुंचा। कर्मचारी आया और बोला, बहन जोया, आप यहाँ हैं? ठीक है, मेरे लिए तरुण मल्होत्रा को यहाँ बुलाओ। ठीक है। लता शर्मा ने राजेश से कहा, मैं बाद में तुम्हारे लिए सौदा कर लूंगी, इसलिए शोर मत मचाना। राजेश कपूर मुस्कुराए और बोले, मेरी माँ ने मेरे लिए पैसे बचाए हैं, इसलिए मैं आज रात तुम्हें खाना खिलाऊंगा। लता शर्मा मुस्कुराई, बहुत बढ़िया। जब वह बोल रहा था, एक छोटा मोटा आदमी अंदर आया। जब वह मुस्कुराते थे तो मैत्रेय बुद्ध जैसे दिखते थे और जब वह लता शर्मा को देखते थे तो उनकी आंखें चमक उठती थीं। बहन जोया, आप यहाँ क्यों आए हैं? लता शर्मा ने गुस्सा होने का नाटक किया। क्या? मैं बूढ़ी कैसे हो गई? तरुण मल्होत्रा ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम बूढ़ी नहीं हो, तुम और मिस्टर शर्मा दोनों 18 साल के हो। तरुण मल्होत्रा लता शर्मा के सहपाठी थे। जो लोग संगीत का अध्ययन करते हैं उनमें कोई प्रतिभा नहीं होती और वे पैसा नहीं कमा सकते, इसलिए वे व्यापार करना शुरू कर देते हैं। व्यापार करते समय हम अपने परिचित लोगों के प्रति बहुत निष्पक्ष रहते हैं, उत्पाद अच्छे होते हैं और कीमतें अनुकूल होती हैं। इसलिए लता शर्मा अक्सर अपने ग्राहकों को उनसे मिलवाती थीं। लता शर्मा मुस्कुराईं और बोली, यह मेरी बेटी है और यह मेरा दामाद है। ये मेरे 2 ससुराल वाले हैं। ये 4 मेरे पोते पोतियां हैं। पहली नज़र में ही आप बता सकते हैं कि तरुण मल्होत्रा एक सहज स्वभाव के व्यक्ति हैं और उनकी बातें कानों को बहुत अच्छी लगती हैं। और उन्होंने बिना किसी दोहराव के एक के बाद एक इसकी प्रशंसा की। बूढ़े जेग ने मीरा शर्मा की ओर देखा और लता शर्मा से कहा, मुझे याद है कि 1 साल मैं आपसे मिलने आया था और आपकी बेटी से भी मिला था। तरुण मल्होत्रा काफ़ी भावुक थे। समय कितनी तेजी से बीत जाता है, ये वास्तव में किसी का इंतजार नहीं करता। लता शर्मा ने अप्रसन्न मुस्कान के साथ कहा, जब भी हम मिलते हैं तुम हमेशा भावनाओं से भरी होती हो। बकवास बंद करो। मैं अपने पोते के लिए सबसे अच्छा पियानो, ड्रम सेट और वायलिन खरीदने जा रहा हूँ। तरुण मल्होत्रा की आंखें चमक उठीं। उनके चेहरे पर अब कोई उदासी नहीं थी और वे खुशी से मुस्कुराने लगे। वह अभिनय में बहुत प्रतिभाशाली हैं।
यह अफसोस की बात है कि उन्होंने मनोरंजन उद्योग में अपने अभिनय कौशल को विकसित नहीं किया। लता शर्मा उनके पीछे गईं और बोलीं, मैं आपको बता रही हूँ, मैं आपके स्टोर से सबसे अच्छी चीज़ चाहती हूँ और मुझे उचित मूल्य दीजिए, लेकिन मैं यह अपने पोते के लिए खरीद रही हूँ। तरुण मल्होत्रा ने तुरंत कहा, चिंता मत करो, चिंता मत करो। क्या तुम नहीं जानते कि मैं किस तरह का व्यक्ति हूँ? मैं तुम्हें निश्चित रूप से उचित मूल्य दूंगा। लता शर्मा वस्तुओं की पारखी हैं और तरुण मल्होत्रा ने जो भी चीज़ें पेश की हैं, वे सभी बहुत अच्छी हैं। चीन में इन चीज़ों को सबसे बेहतरीन माना जाता है, लेकिन उन्हें इनकी कीमतों का कोई अंदाजा नहीं है। तरुण मल्होत्रा को कोई चिंता नहीं थी। आप फ़ोन करके पूछ सकते हैं। सिस्टर जोया के पास संपर्कों का एक बड़ा नेटवर्क है। बस फ़ोन करके पूछ लीजिए। मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये कीमत तो देखो, क्या मैंने तुम्हें कभी इतना दिया था? लता शर्मा ने अपना फ़ोन उठाया और कहा, तो मैं फ़ोन करके पूछूंगी। तरुण मल्होत्रा मुस्कुराए और बोले, पूछो। एक बोलने का साहस करता है, दूसरा करने का साहस करता है। तरुण मल्होत्रा के सामने ही लता शर्मा ने बाजार के जानकार किसी व्यक्ति को बुलाकर पूछा। तरुण मल्होत्रा की कीमत वाकई बहुत सस्ती है। मुझे लगता है आपको इसके जैसी दूसरी जगह नहीं मिलेगी। लता शर्मा मुस्कुराईं और बोलीं, ठीक है, तो मैं इसे खरीद लूंगी। राजेश कपूर वाधवत को भुगतान के लिए फ्रंट डेस्क पर बुलाया और डिलीवरी का पता भर दिया। फ्रंट डेस्क ने उन्हें बताया कि समय आने पर वे सिस्टम को ट्यून कर देंगे। जाने से पहले लता शर्मा ने कहा कि वह किसी और दिन तरुण मल्होत्रा को रात्रि भोज पर आमंत्रित करेंगी। तरुण मल्होत्रा ने तुरंत सहमति दे दी। इसके बाद लता शर्मा उन्हें घुमाने के लिए मॉल ले गईं। देवेंद्र कपूर और विजय शर्मा अब चल नहीं सकते थे। चलो, एक कप चाय पीने के लिए कोई जगह ढूंढते हैं और तुम लोग खरीदारी करने जाते हो। जैसे ही लोग चले गए, विजय शर्मा ये शिकायत करने से खुद को नहीं रोक सके कि एक महिला के साथ खरीदारी करना बहुत थका देने वाला था। विशेष रूप से लता शर्मा को खरीदारी का बहुत शौक है। इसकी तुलना में सुनीता कपूर की जीवन स्थिति में हाल के वर्षों में सुधार ही हुआ है। अब जब मेरे दोनों बेटे सफल हो गए हैं, तो मैं आराम कर सकती हूँ और जब मेरे पास करने के लिए कुछ नहीं होता तो खरीदारी करने जा सकती हूँ। खरीदारी के बाद सभी लोग छोटे बड़े कई बैग लेकर चल रहे थे। विजय शर्मा तो जैसे इसके आदी हो गए थे। आधे दिन से चाय पी रहा हूँ, खाना कब खाऊंगा? लता शर्मा बैठ गईं और बोलीं, एक मिनट रुको, मुझे थोड़ी देर आराम करने दो। शाम को हमने बारबेक्यू खाया, जिसे एक छोटे से गर्म बर्तन के साथ परोसा गया, जो बहुत स्वादिष्ट था। कमरे को सजाने के बाद मैं अगस्त के अंत तक वहां रहा। लता शर्मा ने तनु के लिए प्रेरणा पाने हेतु अपने सारे आभूषण निकाल दिए। अगर यह टूट भी गया तो कोई बात नहीं, मैं ये चीज़ तुम्हारी माँ को दे दूंगी और तुम्हारी माँ भी बाद में इसे ज़रूर तुम्हें और रिया को दे देंगी। तो आखिरकार यह चीज़ तुम्हारी है। लता शर्मा की बात सुनने के बाद मीरा शर्मा और सुनीता कपूर को लगा कि कुछ तो कहना ही होगा, लेकिन मुझे हमेशा कुछ अजीब सा महसूस होता है। इस दौरान लता शर्मा तनु को कई ज्वेलरी स्टोर्स पर ले गईं। उन्होंने आभूषणों की पहचान के बारे में अपना सारा ज्ञान, जो उन्होंने वर्षों में अर्जित किया था, तनु को दे दिया। अब आभूषणों के बारे में तनु की समझ मीरा शर्मा से कहीं आगे निकल गई है। खैर, मीरा शर्मा केवल जैड, अगेट, मोती, ओब्सीडियन आदि के बारे में ही जानती हैं। पलक झपकते ही 30 अगस्त को चारों बच्चों ने प्राथमिक स्कूल जाना शुरू किया। यह विहू और राजेश दोनों के लिए बड़ी बात है। अवि और तनु को कक्षा 8 में तथा विहू और रिया को कक्षा 6 में रखा गया। मीरा शर्मा ने बच्चों का पंजीकरण कराने के लिए छुट्टी ली। राजेश कपूर वाधवत को कक्षा 8 और मीरा शर्मा वाधवत को कक्षा 6 में स्थान दिया गया। जन्म प्रमाण पत्र, टीकाकरण प्रमाण पत्र, किंडरगार्टन अनुशंसा कार्ड, घरेलू पंजीकरण पुस्तिका आदि। एक व्यस्त सुबह के बाद अंततः मैंने ये काम पूरा कर लिया। दोपहर में हम अभिभावकों की बैठक करते हैं, पाठ्य पुस्तकें वितरित करते हैं आदि। 31 तारीख को हमारी छुट्टी रहेगी और कक्षाएं आधिकारिक तौर पर 1 सितंबर से शुरू होंगी। दंपति तरोताजा महसूस करते हुए घर लौटे। बच्चों ने खूब आनंद उठाया, लेकिन वे इस बात से थोड़े दुखी थे कि उन्हें एक ही कक्षा में नहीं रखा गया। बाद में सब ठीक हो गया। मुझे लगता है मुझे एहसास हो गया था कि मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता। दोपहर में मीरा शर्मा ने प्रिया को अस्थायी रूप से चारों बच्चों की देखभाल करने के लिए बुलाया। प्रिया को कोई आपत्ति नहीं थी। ओह, ये सही है कि चारों
खजानों को निशा राव की देखभाल करने में मेरी मदद करनी चाहिए। निशा राव लगभग 1.5 साल की है। अब ये दौड़ सकता है और कूद सकता है, ये बहुत कष्टप्रद है। प्रिया हर दिन आत्मसम्मोहन में बिताती है और बार बार खुद से कहती है कि वह एक बच्ची है। जब भी वह क्रोधित होती है और अपना आपा खोना चाहती है, निशा राव आती है और मासूम मुस्कान के साथ अनलान को गले लगा लेती है। उसे धीरे से माँ कहो। इस क्षण प्रिया का सारा दुख दूर हो गया, लेकिन 10 मिनट से भी कम समय बाद वह फिर से पागल हो गई। इसी तरह प्रिया पागल होने के कगार पर आगे पीछे कूदती रही। उसने अपना सारा गुस्सा अरुण कुमार पर निकाला और उसे लात घूंसों से पीटा। अरुण कुमार निर्दोष था। पत्नी, तुमने मुझे क्यों मारा? प्रिया ने पूछा। तो क्या मैं अपने बेटे को पीट सकती हूँ? यह नहीं चलेगा, अरुण कुमार ने जल्दी से कहा, मुझे मारो। प्रिया के शांत होने के बाद अरुण कुमार ने हिम्मत करके उसे समझाया, आज हमारे बेटे ने ऐसा क्या किया कि तुम नाराज हो गई? ये बात कहते हुए मैं क्रोधित हुए बिना नहीं रह सकता। तुम्हारा बेटा आज फूलों पर छिड़कने के लिए मेरा परफ्यूम ले गया। कोई आश्चर्य नहीं कि घर में इतनी अच्छी खुशबू आ रही है। डायर, मेरा पसंदीदा परफ्यूम। क्या आप जानते हैं कि इसकी एक बोतल की कीमत कितनी है? अरुण कुमार ने जल्दी से उसे समझाया, कोई बात नहीं, आपके पति आपके लिए इसे खरीद लेंगे। ठीक है। प्रिया अब बेहतर महसूस कर रही है। वह अपने बेटे के बारे में शिकायत करती रही। उसने मेरे द्वारा व्यवस्थित की गई सभी अलमारियों को भी अस्त व्यस्त कर दिया। अपने राक्षस जैसे बेटे के सभी लक्षण गिनने के बाद प्रिया को लगा कि अब वह इस तरह नहीं रह सकती। लेकिन पलक झपकते ही मेरी नज़र अपने बेटे के प्यारे से सोते हुए चेहरे पर पड़ी। प्रिया का मानना है कि चाहे ये कितना भी थका देने वाला या कठिन क्यों न हो, यह इसके लायक है। ये बेटा जो एक बिगड़ेल बच्चे की तरह व्यवहार करता है, अपने 4 बच्चों के सामने बहुत अच्छा व्यवहार करता है। और चारों खजाने बच्चों की देखभाल करने में अच्छे हैं। खैर, यह अच्छा विचार है कि इस अवसर का लाभ उठाया जाए और चारों खजानों को कुछ समय के लिए बच्चे की देखभाल करने दिया जाए। दोपहर में दंपति ने अभिभावक शिक्षक बैठक आयोजित की। कक्षा 6 की प्रधानाध्यापिका का नाम यू है और कक्षा 8 की प्रधानाध्यापिका का नाम झाओ है। दोनों ही महिला शिक्षिकाएं हैं। शिक्षक ने उस पर कक्षा का कार्यक्रम लिखा। स्कूल के पहले दिन आपको पेंसिल केस, पेंसिल, रबर, नोटबुक आदि तैयार करने होंगे। प्रधानाध्यापक व्याख्यान दे रहे थे जबकि अन्य 2 पुस्तकें वितरित कर रहे थे। ये 2:30 बजे शुरू होगा और 5 बजे समाप्त होगा। दंपति कार में बैठे हुए यह महसूस कर रहे थे कि उनका बच्चा बड़ा हो रहा है और जल्द ही उसे बड़े वातावरण का सामना करना पड़ेगा। नए दोस्त और नया जीवन मिलता है। उनसे थोड़ा दूर। मेरा मूड काफ़ी जटिल है, लेकिन यही एकमात्र रास्ता है। 31 तारीख को मीरा शर्मा वाधवत को स्कूल ले जाया गया। राजेश कपूर बच्चों की किताबें लपेट रहे थे। सबसे पहले अपने पेंसिल केस या पेंसिल केस व्यवस्थित करें। प्रत्येक व्यक्ति को 4 पेंसिल और 2 रबड़ मिलेंगी। पेंसिलों पर नाम लिखे होंगे, इसलिए आप उन्हें स्वयं बांट सकते हैं। स्कूल शुरू होने से पहले राजेश कपूर ने ताओबाओ से बच्चों के नाम उकेरने लायक पेंसिलें खरीदीं। उन्होंने हर बच्चे के लिए 100 पेंसिलें खरीदीं। पेंसिलों के अलावा राजेश ने बहुत ही सामान्य किस्म की रबड़ का भी एक समूह ऑर्डर खरीदा। शिक्षक ने इस बात पर जोर दिया कि पेंसिल या रबड़ खरीदते समय बहुत अधिक विभिन्न प्रकार की वस्तुएं न खरीदें। इससे बच्चों का ध्यान कक्षाओं में जाने से हटेगा, इसलिए कुछ साधारण स्टाइल ही खरीदें। पेंसिल केस के लिए वह चुनें जो आपको पसंद हो। उदाहरण के लिए, रिया को पेंसिल बैग पसंद है। पेंसिल केस और रबड़ पर अपने लेबल लगाओ और उन पर अपना नाम लिखो। शिक्षक ने भी यही पूछा था। जब बच्चे प्राथमिक विद्यालय में प्रवेश करते हैं तो उनमें आत्म प्रबंधन के प्रति जागरूकता बहुत मजबूत नहीं होती। विशेषकर स्कूल के शुरुआती दिनों में मैं अक्सर चीज़ें गिरा देता था। इस पर कोई नाम लिखें ताकि इसे ढूंढना आसान हो जाए। नाम लिखना दूसरे सेमेस्टर में 3री कक्षा की मुख्य विषय वस्तु है। चारों खजानों को पहले से ही पता था कि यह कैसे करना है। राजेश ने किताबों का एक ढेर अवी को दिया। अवी, ये सब तुम्हारी किताबें हैं। इन पर अपनी कक्षा का रैंक और नाम लिखो। सौभाग्य से अब पुस्तक कवर आसानी से उपलब्ध हैं। ये पहले जैसा नहीं है जब आपको अखबारों या ऐसी ही किसी चीज़ का उपयोग करके स्वयं ही यह काम करना पड़ता था, जो समय लेने वाला और श्रमसाध्य था। तनु, ये तुम्हारा है। धन्यवाद पिताजी, आपने बहुत मेहनत की है। ये कठिन नहीं है। बच्चों की किताबें लपेटने के बाद
इसके अलावा उनके बैकपैक के किनारे पर मार्कर से उनके उपनाम लिखें। ये बहुत छोटा लिखा है और जब तक आप ध्यान से नहीं देखेंगे आप इसे नहीं ढूंढ पाएंगे। अफसोस, मुझे चिंता है कि बच्चे स्कूल जाते समय अपना स्कूल बैग खो देंगे। राजेश कपूर ने इस बारे में सोचा और उनमें से प्रत्येक के लिए पसीने से तर तौलिए तैयार किए और उन पर उनके नाम लिखे। प्रत्येक व्यक्ति ने एक छोटा पानी का कप तैयार किया जो हल्का और सुविधाजनक है। उनके स्कूल में पानी की व्यवस्था है जो सुविधाजनक है। राजेश ने घर की 2 छोटी राजकुमारियों के लिए कुछ हेयर टाई और हेयर पिन भी तैयार किए ताकि जरूरत पड़ने पर वे भी तैयार रहें। ये सब खत्म करने के बाद एक दोपहर बीत गई। राजेश कपूर सोफे पर बैठ गए और आह भरते हुए बोले, बच्चे कितनी जल्दी बड़े हो रहे हैं। पलक झपकते ही मैं 6 साल का हो जाऊंगा और पहली कक्षा में पहुंच जाऊंगा। रात्रि भोजन के बाद दंपति ने उन्हें बहुत सी बातें बताईं। बच्चों को कक्षा में एक दूसरे का ध्यान रखने दें। अवी और विहू चिंतित नहीं हैं, लेकिन उन्हें चिंता है कि तनु और रिया बहुत अच्छी हैं और उन्हें तंग किया जाएगा। अवी और विहू ने वादा किया कि वे रिया और तनु की अच्छी देखभाल करेंगे। उन्हें 7:30 बजे स्कूल जाना होता है। उन्हें स्कूल भेजने के बाद दंपति ने उन्हें अंदर जाते हुए देखा। स्कूल के बाहर अभिभावकों की भीड़ लगी हुई थी। मीरा शर्मा और राजेश कपूर वापस चले गए। प्रिय, मुझे अब जाना होगा। मैं आज दोपहर के भोजन के लिए वापस नहीं आऊँगा। अच्छा। राजेश कपूर घर लौट आए और दोपहर का भोजन बनाने लगे। एक व्यस्त सुबह के बाद लगभग समय हो गया था, इसलिए मैंने समय देखा और बच्चों को स्कूल से लेने के लिए निकल पड़ा। कक्षाएं एक एक करके घर जाती हैं। प्रथम श्रेणी में 8 कक्षाएं हैं। बच्चों को लेने के बाद राजेश कपूर वाधवत खाना खाने वापस चले गए। मुझे लगता है कि आज वे भूखे थे, इसलिए बच्चों ने बड़े चाव से खाया। रात्रि भोजन के बाद ब्रेक के दौरान राजेश कपूर ने पूछा कि कक्षा के पहले दिन के बारे में उन्हें कैसा लगा। सभी बच्चों ने कहा कि यह अच्छा था। अवी ने कक्षा मॉनिटर के लिए चुनाव लड़ा और सफलतापूर्वक निर्वाचित हुआ। रिया को शिक्षक द्वारा सीधे संगीत समिति का सदस्य नियुक्त किया गया था। यहाँ विहू खेल समिति का सदस्य है और तनु कला समिति की सदस्य है। यह अपेक्षित तो लगता है, लेकिन अप्रत्याशित भी। रिया की तरह तनु को भी कला समिति का सदस्य बनाने की व्यवस्था शिक्षक द्वारा की गई थी। कक्षा की सबसे सुंदर लड़की कला समिति की सदस्य नहीं बनना चाहती। अफसोस की बात है। ठीक है, जाकर सो जाओ, पापा बर्तन धो देंगे। समूह में शिक्षक ने कक्षा नेताओं की ओर से एक संदेश भी भेजा। पहले दिन स्कूल के बाद बच्चों ने अपनी कक्षाओं में अपने शिक्षकों और सहपाठियों के बीच जो कुछ हुआ उसके बारे में बात की। शाम को राजेश कपूर को सिस्टम से इनाम मिला। काटना। चूंकि मेजबान एक बच्चे का पालन पोषण करता है और सफलतापूर्वक प्राथमिक विद्यालय में प्रवेश करता है, इसलिए उसे अली समूह के शेयरों से 5% लाभांश प्राप्त होगा जब तक कि वह प्राथमिक विद्यालय से स्नातक नहीं हो जाता। फाइल होस्ट के बैकपैक में भेज दी गई है, कृपया इसे ध्यान से जांचें। अगले दिन बच्चे को भेजने के बाद राजेश ने अपने बैग में दस्तावेज ढूंढे। निश्चित रूप से बहुत सारे अनुबंध हैं। स्कूल में एक सप्ताह बिताने के बाद बच्चे बहुत अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं और उन्हें स्कूल जीवन काफी दिलचस्प लग रहा है। शिक्षक दिवस पलक झपकते ही आ गया है। शिक्षक दिवस के उपहार के रूप में शिक्षक ने 2 और प्रश्न दिए। सभी छात्र ऐसे थे, वे इस ऑपरेशन को ठीक से नहीं समझते। स्कूल शुरू होने के आधे महीने बाद पहली अभिभावक शिक्षक बैठक आयोजित की गई। दोपहर की छुट्टी के दिन प्रियले खुशी से दौड़कर यहाँ आए। आप लोग आगे बढ़ो, मैं यहाँ हूँ। इस बार बैठने की व्यवस्था पिछली बार से अलग है। अभिभावक परीक्षा पत्रों पर लिखे छात्रों के नाम के अनुसार बैठते हैं। राजेश जहाँ चाहे बैठ सकता है। वह कक्षा 6 में है। रिया और विहू दोनों यहाँ हैं। उनके सभी कागजात एकत्र करें। रिया ने 100 अंक प्राप्त किए। लिखावट साफ और सुंदर है। संगीत समिति की सदस्य बनने के बाद से रिया बहुत बदल गई है। आखिरकार उसे पूरी कक्षा के लिए एक आदर्श बनना ही था। मेरी लिखावट पहले जितनी अच्छी नहीं रही और मुझे टेस्ट में पूर्ण अंक मिले। 4 खजाने हैं, चीनी भाषा 97 और गणित 98। शिक्षक मंच पर आए और उन्होंने मुख्य रूप से इस अवधि के दौरान मौजूद समस्याओं तथा उन क्षेत्रों के बारे में बात की जहां बच्चों ने कड़ी मेहनत की थी और उत्कृष्ट प्रदर्शन किया था। बच्चे अभी छोटे हैं और उनमें कई छोटी मोटी समस्याएं हैं जिन्हें ठीक करने की आवश्यकता है। पहली कक्षा किंडरगार्टन से अलग होती है।
अब वे छोटे वयस्क हो गए हैं। अब समय आ गया है कि वे स्वतंत्र होना सीखें। इस बार हमने एक अन्य उद्देश्य से अभिभावक शिक्षक सम्मेलन आयोजित किया, अपने बच्चों को लड़के और लड़कियों के बीच अंतर के बारे में सिखाना। कुछ माता पिता ने अपने बच्चों को ये पहले ही सिखा दिया है, जबकि अन्य ने नहीं। मैं बाद में ग्रुप चैट में अभिभावकों को एक लिंक दूंगी ताकि वे इसे अपने बच्चों के साथ देख सकें। स्कूल के अंत में समाप्त होता है। राजेश और मीरा शर्मा के माता पिता एक जैसे होंगे। स्कूल ने बच्चों को लड़के और लड़कियों के बीच अंतर जानने की भी व्यवस्था की। राजेश ने बच्चों को ये बात पहले ही समझा दी थी जब उसने उन्हें अलग अलग कमरों में सोने के लिए कहा था। घर लौटने के बाद प्रिया सोफे पर बैठकर खुशी खुशी टीवी सीरियल देखने लगी। चारों भाई बहन निशा राव की बहुत देखभाल करते हैं और निशा राव बहुत ही व्यवहार कुशल और समझदार है। चित्र गर्म और सुंदर है। एक और सप्ताह बीत गया और अंततः स्कूल यूनिफॉर्म वितरित कर दी गई। चूंकि परिवार में कई बच्चे हैं, इसलिए राजेश ने प्रत्येक बच्चे के लिए 2 सेट खरीदे। समूह में माता पिता इस तरह थे, अरे क्या ऐसा कोई ऑपरेशन है? राजेश कपूर बहुत शांत स्वभाव के हैं। वे आमतौर पर ग्रुप में ज्यादा बात नहीं करते। अगर उन्हें कोई समस्या होती है तो वे अकेले में शिक्षक से बात करते हैं। हम केवल इतना जानते हैं कि उन्होंने 4 बच्चों को जन्म दिया है और वे सभी बहुत अच्छे दिखते हैं और उनका स्वभाव भी बहुत अच्छा है। इस दिन समूह में शिक्षक ने एक समूह संदेश भेजा। स्कूल में एक बच्चा था जिसके पिता एक निर्माण स्थल पर काम करते थे। वह एक मचान से गिर गए और उनके दाहिने पैर में चोट लग गई, जिससे वह चलने में असमर्थ हो गए। स्कूल दान का आयोजन करता है। आप चाहे जितना भी दान करें, यह आपकी दयालुता दर्शाता है। हमें उम्मीद है कि बच्चे और अभिभावक थोड़ा प्यार दिखाएंगे। जब मैं दोपहर को बच्चों को लेने गया तो वे भी इसी बारे में बात कर रहे थे। कक्षा 8 के मॉनिटर के रूप में अवि और कक्षा 6 के खेल समिति के सदस्य के रूप में विहू को नेतृत्व करना होगा। कुल मिलाकर चारों युवकों की संपत्ति संभवतः 4 मिलियन से अधिक है। राजेश ने बच्चों से पूछा, आप कितना दान देने की योजना बना रहे हैं? बच्चों को पैसे के बारे में कोई जानकारी नहीं थी और उन्होंने सोचा कि उन्हें जितना संभव हो सके उतना दान करना चाहिए। प्रत्येक बच्चे ने 5,000 रुपये दान किए तथा प्रत्येक माता पिता ने 5,000 रुपये दान किए। कक्षा 6, रिया, विहू और राजेश कपूर और उनकी पत्नी की कुल राशि 20,000 है। कक्षा 8 की फीस भी 20,000 है। आजकल पहले जैसा नहीं रहा, जब $1 या $2 को भी दान मान लिया जाता था। आजकल न्यूनतम कीमत 10 रुपये है। अधिकांश परिवारों ने 100 या 200 रुपये दान किए, जबकि बेहतर स्थिति वाले कुछ परिवारों ने 500 या 800 रुपये दान किए। धनी परिवारों के केवल 1 या 2 लोगों ने ही 1,000 रुपये दान किए। राजेश कपूर ने 20,000 रुपये से अधिक का दान दिया, जो बहुत दुर्लभ है। शिक्षक मंच पर थे और उन्होंने उपस्थित छात्रों और उनके अभिभावकों को धन्यवाद दिया। शिक्षकों के रूप में हम अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करेंगे और प्रत्येक शिक्षक ने 300 रुपये का दान दिया। शिक्षक कार्यालय में कक्षा 6 और कक्षा 8 के प्रधानाध्यापकों के डेस्क एक दूसरे के बगल में हैं। राजेश कपूर ने जो पैसा दिया वह सब नकद था। तनु और अवि को स्कूल भेजते समय सबसे पहले लिफाफे में रखे पैसे शिक्षक को सौंपने हैं। सभी शिक्षक हैरान रह गए। इतने लंबे समय तक पढ़ाने के बाद ही उन्हें पता चला कि कपूर परिवार के बच्चे अमीर परिवारों से आते हैं। प्रथम श्रेणी के समूहों में कक्षा 6 ने सबसे अधिक दान एकत्रित किया। अचानक सभी को कपूर परिवार की वित्तीय स्थिति का पता चल गया। इस आयोजन के बाद स्कूल ने सितंबर के अंत में अपनी शरदकालीन खेल प्रतियोगिता आयोजित की। आज सुबह कोई कक्षा नहीं है, इसलिए आप कुछ खाना पेय आदि ला सकते हैं। राजेश कपूर ने बच्चों के लिए घर पर रोटी बनाई और दूध उबालकर थर्मस में गर्म करके रखा। मैंने उनके लिए चावल के गोले भी बनाए क्योंकि बच्चे दोपहर के भोजन के लिए वापस नहीं आएंगे। इतना ही नहीं, उन्होंने उनके लिए नाश्ता भी तैयार किया और उनमें से प्रत्येक को जेब खर्च के तौर पर 1-1 रुपया भी दिया। उन्होंने नीले और सफ़ेद रंग की स्कूल यूनिफॉर्म पहनी थी और छोटे बैग लेकर खुशी खुशी स्कूल में दाखिल हुए। राजेश कपूर भावुक हुए बिना नहीं रह सके। मुझे अभी भी याद है कि जब वे किंडरगार्टन गए थे तो मैं उनके साथ था और हम साथ में हंसते और खेलते थे। एक प्रकार का प्रेम होता है जिसे जाने देना कहते हैं। चारों बच्चों की खुशपीठ देखकर राजेश कपूर मुस्कुराए बिना नहीं रह सके। चारों खिलाड़ियों ने इस खेल प्रतियोगिता के सभी कार्यक्रमों में भाग लिया।
अवि और विहू, जिनमें से एक कक्षा मॉनिटर और दूसरा खेल समिति सदस्य था, ने कई कार्यक्रमों में भाग लिया। तनु और रिया केवल उनका उत्साहवर्धन कर सकती हैं। इस खेल प्रतियोगिता में प्रथम श्रेणी समूह के 4 खजानों को एक ही लड़ाई में प्रसिद्ध कहा जा सकता है। विहू ने जिन भी प्रतियोगिताओं में भाग लिया, उन सभी में प्रथम स्थान प्राप्त किया। अब उसकी खेल प्रतिभा पहली कक्षा के सभी बच्चों और पूरे स्कूल को पता है। अवि और तनु भी कम प्रतिभाशाली नहीं हैं और वे दोनों आमतौर पर दूसरे या तीसरे स्थान पर आते हैं। महिला समूह में तनु हमेशा प्रथम स्थान पर रही। जब प्रथम श्रेणी के समूह पुरस्कार दिए जाते हैं तो पहला स्थान हमेशा विहू को मिलता है। दूसरे और तीसरे स्थान पर अवि और तनु रहे। अब वे तीनों प्रसिद्ध हो गए हैं और ऐसा लगता है कि वे 3 जुड़वां हैं। समूह में शिक्षक कुछ वीडियो अपडेट और पोस्ट करेंगे। जब राजेश कपूर ने अपने नन्हे बच्चे को प्रतिस्पर्धा करते देखा तो उनके मन में गर्व और अहंकार की लहर दौड़ गई। पुरस्कार समारोह के मंच पर राजेश को पता चला कि तीनों युवकों ने बहुत अच्छे परिणाम हासिल किए हैं, विशेषकर 4 खजानों ने, जिन्होंने बहादुरी से कई प्रथम स्थानों के लिए प्रतिस्पर्धा की, जो रोमांचक था। चाहे व्यवस्था उसे कितना भी धन दे दे, उसे खुश करने के लिए कोई भी उत्कृष्ट बच्चा नहीं है। राजेश ने वीडियो को फैमिली ग्रुप, अरुण कुमार और मीरा शर्मा को भेजा। कक्षा समूह में, विशेष रूप से कक्षा 6 में, विभिन्न अभिभावकों ने अपना आशीर्वाद भेजा। वाह, ये बच्चा अद्भुत है। वह खेलों में प्रतिभाशाली है। अद्भुत। वाह, ये सभी लोग बहुत एथलेटिक हैं। क्या यह उनके जीन में है? बच्चों को लेने के बाद राजेश ने चारों बच्चों को गले लगा लिया। क्या आप आज थक गए हैं? अवि और विहू ने खुशी खुशी अपनी ट्रॉफियां राजेश कपूर को दिखाईं और बातें करने लगे। स्कूल के रास्ते में एक पेड़ के नीचे राजेश ध्यान से सुन रहा था। उन्होंने सही समय पर मेरी तारीफ की और मुस्कुराते हुए कहा, पापा आज रात तुम्हारे लिए इनाम के तौर पर कुछ स्वादिष्ट बनाएंगे। हाँ, वापस घर, राजेश ने सबसे पहले बच्चों को नहलाया। बाथटब में अवि और विहू बबल बाथ ले रहे थे, जबकि तनु मास्टर बेडरूम में बाथटब में थी। जब तुम नहा धो लो तो कपड़े पहन लो और नीचे आ जाओ। पिताजी रसोई में हैं। अच्छा, बच्चे प्राथमिक विद्यालय में हैं और लड़के लड़कियों के बीच पहले से ही अंतर है। मीरा शर्मा पहले से ही तनु और रिया के कुछ मामलों का ध्यान रख रही हैं, जैसे नहाना, कपड़े बदलना आदि। वह अब अपनी राजकुमारियों को अपनी इच्छा से चूम नहीं सकता, जिसके बारे में सोचना सचमुच दुखद है। तनु के नहाकर बाहर आने के बाद राजेश ने अपने हाथ सुखाए और उसके बालों में हवा लगाई। तनु के बाल घने और भुनभुराले हैं, जिन्हें संभालना मुश्किल है। हर बार राजेश उसे सुंदर कपड़े पहनाता था ताकि उसे कोई चिंता न हो। पिताजी, मेरे इतने बाल क्यों हैं? राजेश ने मुस्कुराते हुए कहा, क्या ज्यादा बाल होना बुरा है? ज्यादा बाल होने का मतलब है कि आपकी सेहत अच्छी है। आजकल बहुत से लोग ज्यादा बाल चाहते हैं। तनु ने अपना मुंह ढक लिया और हंसते हुए बोली, हाँ, मैंने पिछली बार अंकल अरुण कुमार को कहते सुना था कि वे गंजे हो रहे हैं। गंजे? क्या तुम्हारे सारे बाल झड़ने वाले हैं? राजेश कपूर ने सिर हिलाया। हाँ, वह सचमुच गंजा होने वाला है। शादी के बाद अरुण कुमार के बाल काफी गंजे हो गए और वे काफी दर्द और चिंता में रहने लगे। आप जितना अधिक दर्द और चिंता का अनुभव करेंगे, आपके बालों का झड़ना उतना ही अधिक गंभीर होगा। पिताजी, क्या आपके बाल झड़ जाएंगे? ठीक है, मुझे ऐसा लगता है, लेकिन पिताजी का स्वास्थ्य अच्छा है, इसलिए उनके बाल अक्सर नहीं झड़ते। बालों को सुखाने के बाद तनु के बालों का स्टाइल बड़ा विस्फोटक हो गया। राजेश ने उसके बालों की 2 चोटियां बनाई और उनमें हेयर पिन लगा दिया। तनु ने खुद को आईने में देखा और कहा, मैं बहुत सुंदर हूँ। धन्यवाद पिताजी, आपका स्वागत है। मैं विहू और अवि को देखने जाता हूँ। वे अभी तक बाहर क्यों नहीं आए? जैसे ही हम अंदर गए, वाह, वे पानी की लड़ाई कर रहे थे। कि बहुत ज्यादा है। राजेश कपूर ने जानबूझकर कठोर चेहरा बनाया। ठीक है, नहाना बंद करो, बाहर आओ, पापा तुम्हें पोंछ देंगे। बाथरूम गर्म था और बहुत गर्म था, इसलिए इसमें कोई आश्चर्य नहीं था कि वे इतने लंबे समय तक खेलते रहे। राजेश ने उन्हें पजामा पहनने और बाल संवारने में मदद की। ठीक है, पिताजी खाना बनाने वापस जा रहे हैं। जल्दी करो और अपना होमवर्क करो। तनु और रिया पहले ही खत्म कर चुकी हैं। खेल दिवस शुक्रवार से शुरू होकर शनिवार और रविवार तक चलता है। अच्छा, प्राथमिक विद्यालय में प्रवेश के बाद राजेश ने प्रत्येक कमरे में एक डेस्क रखवाए।
दूसरा और तीसरा खजाना लिखा जा चुका है। एक संगीत का अभ्यास कर रहा था, दूसरा हस्तशिल्प कर रहा था, और वे रात के खाने के समय तक बाहर नहीं आते थे। इन दो अच्छे बच्चों की तुलना में अवी और विहू आमतौर पर पहले खेलते हैं और फिर अपना होमवर्क करते हैं। होमवर्क के संबंध में राजेश की कोई मार्गदर्शन देने की योजना नहीं है तथा वह उन्हें इसे स्वतंत्र रूप से पूरा करने देंगे। वरिष्ठ कक्षा में गृह कार्य दिया जाता है। उस समय से मैंने धीरे धीरे स्वतंत्र रूप से होमवर्क पूरा करने की आदत विकसित कर ली। राजेश कपूर ने रसोई से बाहर निकलकर देखा तो अवी और विहू ट्रांसफॉर्मर्स बनाम अल्ट्रामैन का खेल खेल रहे थे। तनु की बाबी गुड़िया उनका उत्साह बढ़ा रही है। राजेश कपूर ने आह भरते हुए शांति से कहा, अब ऊपर जाकर अपना होमवर्क करो। जब तुम्हारा काम हो जाए तो खाना खाने के लिए नीचे आ जाना। अवी और विहू वाधवत ऊपर की ओर खटपट के साथ। राजेश कपूर ने मीरा शर्मा को फ़ोन किया, हनी, क्या तुम आज रात घर आ रही हो? हम लगभग घर पहुंच चुके हैं। रात्रि भोजन के बाद जो लोग ताइक्वांडो सीख रहे थे उन्होंने ताइक्वांडो का अभ्यास किया, जो लोग हस्तशिल्प सीख रहे थे उन्होंने हस्तशिल्प का अभ्यास किया, और जो लोग पियानो का अभ्यास कर रहे थे उन्होंने पियानो का अभ्यास किया। इस दौरान तनु ने एक के बाद एक कई कृतियां रचीं। उदाहरण के लिए, जेड ड्रॉप पेंडेंट एक विशेष रूप से छोटे आंसू के आकार का होता है, जो मूंग के दाने जितना बड़ा होता है, जिसके नीचे एक टूटा हुआ हीरा होता है। विभिन्न रंगों के मोतियों से बना एक कंगन भी है, जो छोटा और प्यारा है। राजकुमारी मुकुट, राजकुमारी हैंडबैग आदि जैसी चीजें। उसने ऊन से एक हेयरपिन और पंखों से एक ब्रोच भी बनाया। धीरे धीरे तनु के रचनात्मक विचार प्रचंड होने लगे। मुझे नहीं पता कि ऐसा इसलिए है क्योंकि दुर्लभता चीजों को मूल्यवान बनाती है, लेकिन हर बार जब कोई नया उत्पाद जारी होता है तो वह तुरंत बिक जाता है। तनु द्वारा जारी राजकुमारी श्रृंखला ये सबसे लोकप्रिय है और समान आयु के लोगों द्वारा पसंद किया जाता है। रिया की ख्याति उसके स्कूल तक फैल चुकी थी। 6 साल की उम्र में ही उसने दर्जनों छोटे बड़े प्रदर्शनों में हिस्सा लिया था। कुल मिलाकर चारों खजाने स्कूल में बहुत प्रसिद्ध हैं। मीरा शर्मा के वापस आने पर उन्होंने पूछा, क्या ऊपर वाले बच्चे अपना होमवर्क कर रहे हैं? ठीक है पत्नी, उनसे कहो कि वे भोजन के लिए नीचे आएं। इस बार हमने चीनी और गणित के लिए एक एक टेस्ट पेपर दिया तथा कोई अन्य गृह कार्य नहीं दिया। जैसे ही मीरा शर्मा अंदर आई, विहू और अवी तुरंत चुप हो गए। तुम किस बारे में बात कर रहे हो? जब मैं वहां गया और देखा तो मेरी पलकें झपकने लगीं। विहू, क्या तुम ठीक से लिख सकते हो? तुम्हारी लिखावट लगभग कसिव जितनी अच्छी है। माँ, कसिव लेखन क्या है? मीरा शर्मा ने अपनी कलम उठाए और कागज पर लिखा, यही है। विहू, मीरा शर्मा ने आह भरते हुए कहा, बेटा तुम्हारी लिखावट कितनी भद्दी है। न तो टीचर और न ही तुम्हारे सहपाठी समझ पा रहे हैं कि तुम क्या लिख रहे हो। वह इतनी क्रोधित थी कि वह चाहती थी कि उसका बेटा इसे पुनः लिखे। ये तुम्हें मेरा आखिरी अनुस्मारक है। अगर अगली बार भी तुम्हारी लिखावट गड़बड़ दिखी तो उसे फिर से लिख देना। विहू को तब याद आया कि उसकी माँ भी एक शिक्षिका थी। अवी के होमवर्क में कोई गलती नहीं थी, उसकी लिखावट बहुत सुंदर थी और मीरा शर्मा बहुत संतुष्ट थीं। क्या तुमने लिखना खत्म कर लिया? नीचे आओ और खाना खा लो। पिताजी ने पहले ही तैयार कर रखा है। हाँ, पिताजी सबसे अच्छे हैं। एक जोरदार धमाके के साथ दोनों बच्चे भोजन की तलाश में बाहर निकल पड़े। मीरा शर्मा तनु के कमरे में आई। जब से तनु कला एवं साहित्य समिति के सदस्य बने हैं, तब से उनकी स्थिति पर मजबूत पकड़ बनी हुई है। कला एवं साहित्य समिति के सदस्य के रूप में स्वाभाविक रूप से मुझे नेतृत्व करना होगा। तुम्हें अपना होमवर्क अच्छी तरह से करना होगा, सुंदर लिखना होगा और एक मेहनती छोटी लड़की बनना होगा। तनु एक एक करके बदलाव कर रही है। तनु, क्या तुमने लिखना खत्म कर दिया? तनु ने कहा कि उसका काम खत्म हो गया है और बोला, माँ, होमवर्क करना बहुत बोरिंग है। मीरा शर्मा ने शांति से कहा, दिन तैयार है। तनु खुशी से चिल्लाई, ये बहुत बढ़िया है। रिया अपने छोटे से घर 2 युवतियों के कमरे को साफ कर सकता है। दूसरा बच्चा बेहद अव्यवस्थित है और मीरा शर्मा को डर है कि तीसरा बच्चा भी उससे प्रभावित होगा। हालांकि इतना समय बीत चुका है और त्वरितों पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा है। मैं अक्सर अपनी बहन के लिए घर का काम भी करता हूँ। कुआं, अवी और विहू को बहुत भूख लगी है और आज का व्यायाम उन्हें बहुत थका देगा। खाने के बाद मीरा शर्मा ने बर्तन धोए और राजेश कपूर बच्चों को रैम्बो के साथ घुमाने ले गए।
वैसे ये चारों खजानों को अपना भोजन पचाने में मदद करता है। पलक झपकते ही लंबी छुट्टियां शुरू हो जाती हैं। रिया मेहरा विदेश जा रही हैं, इसलिए चेन्नई की यात्रा को सान्या में बदल दिया गया है। राजेश कपूर वाधवत सुपरमार्केट गए और अपने चारों बच्चों के लिए एक एक छोटा ट्रॉली सूटकेस खरीदा। घर लौटने के बाद बच्चों को अपने यात्रा के कपड़े स्वयं पैक करने दें। यही तो पालन पोषण है। बच्चों से आत्मनिर्भर होने की उम्मीद करते हुए वे ये भी चाहते हैं कि वे अपने माता पिता पर ज्यादा निर्भर रहें। ये बहुत विरोधाभासी और पेचीदा है। अगले दिन उड़ान 8 बजे के बाद थी और हमें 6 बजे रवाना होना था। अपना सामान पैक करने के बाद वाधवा परिवार जल्दी सो गया। जब हम सान्या पहुंचे तो हमने दोपहर का भोजन बाहर ही किया। वापस आने के बाद मैं थोड़ी देर सोया और बेहतर महसूस किया। दोनों लड़के एक कमरे में रहते थे और तनु और रिया दूसरे कमरे में रहते थे। अपना सूटकेस पैक करो, फिर हम समुद्र तट पर टहलने चलेंगे। मीरा शर्मा ने दोनों छोटी राजकुमारियों को धूप से बचाने वाली टोपी पहनाई तथा लड़कों ने भी टोपी पहनी। बच्चों के लिए सनस्क्रीन भी साथ लाएं। शिशुओं की त्वचा बहुत नाजुक होती है। अगर उसे धूप से जलन हो जाए, खासकर लड़कियों की, तो क्या करना चाहिए? हनी, तुम्हारी त्वचा बहुत अच्छी है। मैंने तुम्हें त्वचा देखभाल उत्पादों का इस्तेमाल करते नहीं देखा। इतने सालों में उनमें कोई बदलाव नहीं आया है। मीरा शर्मा ने अपनी ईर्ष्या को छुपाने में असमर्थ होकर कहा। हम 6 साल से ज्यादा समय से साथ हैं, इसका एहसास हमें नहीं था। इस आदमी के साथ समय ने वाकई अच्छा व्यवहार किया है। इतने वर्षों के बाद भी कुछ भी नहीं बदला है। मेरी त्वचा रूखी होने लगी है और उस पर महीन रेखाएं दिखाई देने लगी हैं। ये वास्तव में पुरानी कहावत को सिद्ध करता है। जब एक महिला 30 वर्ष की हो जाती है तो उसके अंग तेजी से बूढ़े होने लगते हैं। मेरा शरीर और मन अब पहले जैसा नहीं रह सकता। उदाहरण के लिए प्रिया को ही लें। बच्चे को जन्म देने के बाद वह 3 या 4 साल बढ़ी दिखने लगी। अभी तो 30 भी नहीं हुए। बेशक राजेश कपूर को कारण पता था और वह ये भी देख सकते थे कि मीरा शर्मा परेशान थीं। उसने उसे चूमा और फुसलाया। शायद पुरुषों की उम्र धीरे धीरे बढ़ती है। मीरा शर्मा को यकीन नहीं हुआ। बकवास है। अरुण कुमार को देखो, वो लगभग गंजा हो गया है, पर तुम नहीं। राजेश कपूर ने उसे गले लगाया और कहा, मैं नियमित रूप से व्यायाम करता हूँ। जानू, मुझे बताओ, तुम ये सनस्क्रीन कैसे लगाती हो? सनस्क्रीन लगाने के बाद मुझे बाहर जाने से पहले आधा घंटा इंतजार करना पड़ता है। राजेश कपूर ने सान्या स्थित समुद्र तटीय विला की नियमित सफाई के लिए एक कंपनी को काम पर रखा था। जब कंपनी को पता चला कि वे आज पहुंचेंगे, तो आउटडोर स्विमिंग पूल का पानी पहले ही बदल दिया गया था। देखिए, जो छोटे बच्चे सनस्क्रीन लगाते हैं लेकिन खेलने के लिए बाहर नहीं जा सकते, वे घर आते ही खेलना शुरू कर देते हैं। वे तैर सकते हैं। हर गर्मियों में राजेश उन्हें तैराकी कार्ड देते थे ताकि वे तैराकी कर सकें और अपनी मांसपेशियों की याददाश्त को मजबूत कर सकें। राजेश कपूर चिंतित होकर एक तरफ खड़े होकर उन्हें देखने लगे। मीरा शर्मा वाधवत को कपड़े बदलने के लिए बुलाया गया। मीरा शर्मा ने जो सनस्क्रीन खरीदी है वह वाटरप्रूफ है। यहाँ तक कि अगर बच्चे पानी में खेलते हैं तो भी कोई बात नहीं। मीरा शर्मा के कपड़े बदलने और बाहर आने के बाद परिवार समुद्र तट की ओर चल पड़ा। वे केकड़ों, कछुओं और शंखों की तलाश में छोटी बाल्टियां और फावड़े लेकर समुद्र तट पर गए। राजेश कपूर और उनकी पत्नी एक दूसरे का हाथ थामे बच्चों को खेलते हुए देखते थे और कभी कभी उन्हें कुछ सलाह भी देते थे। अचानक आगे चल रहे कुछ बच्चे रुक गए। पिताजी, आइए और देखिए, यहाँ कुछ हिल रहा है। पिताजी, जल्दी आइए। यह बाहर आ गया। यह एक छोटा सा समुद्री कछुआ है। कितना प्यारा है। जब राजेश कपूर और मीरा शर्मा ने देखा तो उन्हें रेत में एक प्यारा सा समुद्री कछुआ दिखाई दिया जो देखने में बहुत ही अच्छा लग रहा था। चारों ओर देखो, तुम्हें निश्चित रूप से और अधिक खजाने मिलेंगे। खजाने की खोज बच्चों के सबसे पसंदीदा खेलों में से एक है। राजेश कपूर की बात सुनकर चारों खजांची वाधवाट खुशी खुशी उसे फिर से ढूंढने निकल पड़ते हैं। उनके अलावा वहां कई अन्य बच्चे भी खजाने की खोज में थे। सभी ने एक दूसरे को बधाई दी, खजाने की खोज के अनुभवों का आदान प्रदान किया और अपनी उपलब्धियों का प्रदर्शन किया। कुछ देर चलने के बाद राजेश कपूर और मीरा शर्मा को फिर से वही परिचित बार दिखाई दिया। सब कुछ हमेशा की तरह ही है। राजेश ने चारों खजानों के लिए सोडा मंगवाया। उसने बहुत कम सांद्रता वाली वाइन पी और मीरा शर्मा ने एक पेय पदार्थ पिया।
वेटर ने उनकी ओर देखा और कहा, हम कुछ जाना पहचाना सा लग रहा है। राजेश कपूर मुस्कुराए और बोले, मैं पहले भी यहाँ आ चुका हूँ। वेटर ने मीरा शर्मा की ओर देखा, फिर चारों खजानों की ओर और कहा, अब मुझे याद आ गया। वेटर ने आगे हाँ तो नहीं कहा, लेकिन उसे यह बात याद थी। हम प्रतिदिन बहुत से लोगों को भोजन परोसते हैं, लेकिन उनमें से अधिकतर वेटरों को प्रभावित नहीं कर पाते। राजेश और मीरा शर्मा की शक्लें पहले से ही अविस्मरणीय हैं, और उनके 4 बच्चों का जन्म भी अविस्मरणीय है। बच्चों ने चेहरे पर बड़ी खुशी के साथ सोडा पिया। जब मैं अन्य बच्चों को नाश्ता करते देखता हूं तो मैं भी कुछ खाना चाहता हूं। कुछ दूरी पर कुछ लोग वेटसूट पहने हुए एक नाव पर थे, साथ में कुछ चालक दल के सदस्य भी थे। पिछली बार जब राजेश कपूर आए थे तो वह गोताखोरी करना चाहते थे, इसलिए इस बार उन्हें जाना ही था और चाहे कुछ भी हो जाए कोशिश करनी ही थी। उन्होंने परिचारक से पूछा, माफ कीजिए, मैं गोताखोरी के लिए कहाँ जा सकता हूँ? यहाँ एक डाइविंग संगठन है जो पेशेवर और गैर पेशेवर दोनों को डाइविंग कराता है। विहू ने चमकती आंखों से पूछा, चाचा, क्या बच्चे गोता लगा सकते हैं? जरूर। आपकी उम्र 6 साल या उससे ज्यादा होनी चाहिए। क्या आपके पास कोई है? हमारे पास है, हमारे पास है। वह ऐसा करेगा। अब बच्चों ने राजेश कपूर से जल्दी चलने का आग्रह किया क्योंकि वे गोताखोरी करना चाहते थे। खाना खाने के बाद रास्ता तलाशते हुए और रास्ता पूछते हुए मुझे इसका पता चला। आसपास कई गोताखोरी संगठन हैं। राजेश कपूर ने ऑनलाइन खोज की और सबसे बड़ी एजेंसी ढूंढ निकाली। स्टाफ ने उनका अभिवादन किया और पूछा, आप में से कितने लोग गोताखोरी की तैयारी करना चाहेंगे? राजेश कपूर ने सिर हिलाया, हाँ, मैं पूछना चाहता हूँ, मेरी पत्नी तैर नहीं सकती, क्या ये ठीक है? स्टाफ सदस्य मुस्कुराया और बोला, जरूर, हमारे गोताखोर तुम्हें नीचे ले जाएंगे। उन सभी के पास गोताखोरी प्रमाण पत्र हैं, इसलिए यह पूरी तरह सुरक्षित है। राजेश कपूर ने फिर पूछा, बच्चे कहाँ हैं? स्टाफ सदस्य ने चारों शिशुओं की ओर देखा और कहा, हमारे यहाँ नियमों के अनुसार बच्चे 6 सप्ताह या उससे अधिक उम्र के होने पर गोता लगा सकते हैं। हालांकि हम यहाँ बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए हैं, इसलिए हमें एक साधारण जांच करने की जरूरत है। फिर स्टाफ सदस्य ने एक अन्य व्यक्ति को बुलाया और कहा, इन 4 बच्चों की जांच करो। वे पहले से ही 6 सप्ताह के हैं। ठीक है बच्चों, कृपया यहाँ आओ। मीरा शर्मा उनके पीछे गईं। पतिदेव, मैं जाकर देखती हूँ। राजेश कपूर स्थिति को समझने के लिए रुके। हमारे शुल्क प्रति घंटे के हिसाब से हैं। डाइविंग सूट किराए पर लेने पड़ते हैं और वयस्कों और बच्चों के लिए शुल्क अलग अलग हैं। जो लोग तैर नहीं सकते, हम गोताखोर उन्हें गहरे स्थानों पर नहीं ले जा सकते, इसलिए हम उन्हें केवल गोताखोरी क्षेत्र तक ही ले जा सकते हैं। उदाहरण के लिए, बच्चों के लिए, चाहे वे तैर सकते हो या नहीं, हम उन्हें केवल गोताखोरी के लिए ही ले जाएंगे। यदि आप गहराई तक जाना चाहते हैं तो हम ऐसा कर सकते हैं। राजेश कपूर ने कहा, ओह, और परिचय पढ़ा। क्या आप यहाँ फोटोग्राफी की सेवाएं भी देते हैं? वीडियो रिकॉर्डिंग वगैरह? हाँ, कुछ लोग अपनी गोताखोरी और पानी के नीचे हो रही गतिविधियों को रिकॉर्ड करते हैं। हम यहाँ फोटोग्राफी सेवाएं प्रदान करते हैं, लेकिन कीमत अलग से ली जाती है। राजेश कपूर ने सेट मील का ऑर्डर दिया और स्टाफ ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है, कोई समस्या नहीं। वहाँ बच्चों के परीक्षा परिणाम आए। सभी बच्चे बहुत अच्छे आकार में हैं और मीरा शर्मा भी अच्छी स्थिति में हैं और पानी में जा सकती हैं। अब हम पैसे दे देंगे और मैं किसी को आपके लिए डाइविंग सूट और कैमरा क्रू लाकर दे दूंगा। जब हम भुगतान कर रहे थे तो बॉस ने कहा कि 4 लोगों के लिए 3 गोताखोरों की आवश्यकता होगी। सुरक्षा कारणों से 2 पर्याप्त नहीं हैं। आखिरकार 4 बच्चे हैं। स्टाफ सदस्य ने शर्मिंदगी से राजेश कपूर की ओर देखा, अच्छा, आपको लगता है कि हमें कुछ अतिरिक्त शुल्क जोड़ना चाहिए? आखिरकार सुरक्षा सबसे महत्वपूर्ण चीज है। राजेश को कोई आपत्ति नहीं है। इसमें 6 लोग शामिल हैं, जिनमें 3 गोताखोर और एक फिल्मांकन स्टाफ सदस्य शामिल हैं। जाओ और अपना डाइविंग सूट पहन लो। बच्चे उत्साहपूर्वक स्टाफ के पीछे पीछे बच्चों के डाइविंग सूट पहनने के लिए चले गए। तो फिर रवाना होने के लिए तैयार हो जाओ। वे एक स्पीड बोट पर सवार होकर समुद्र की ओर चल पड़े। गोताखोरों ने उनसे कहा, पहले इधर उधर मत भागो, हमारे पीछे आओ। दूसरा, अगर आप अस्वस्थ महसूस करते हैं तो हमें तुरंत बताएं और हम आपको पानी से बाहर निकाल देंगे, ठीक है?
विशेषकर 4 शिशुओं की देखभाल करना गोताखोरों के लिए सिरदर्द बन गया है। राजेश कपूर ने उसे फिर याद दिलाया, अगर तुम्हें असहज लगे तो तुरंत अपने चाचा को बता देना। सिर्फ मजे के लिए कोई खतरनाक काम मत करना, समझे? चारों खजानों ने कहा कि वे समझ गए हैं। जब वे घटनास्थल पर पहुंचे तो गोताखोरों ने अपने उपकरण लगाए और ध्यानपूर्वक उनकी जांच की। समुद्र में जाने वाले पहले व्यक्ति बने। इसके बाद मीरा शर्मा हैं और फिर एक के बाद एक 4 खजाने हैं जिनमें राजेश अंतिम है। मीरा शर्मा थोड़ी घबराई हुई थीं। राजेश कपूर ने उनका हाथ पकड़ा और अपने चश्मे के पीछे से उन्हें प्रोत्साहित किया। गोताखोरों ने बीच में उनकी रक्षा की और उन्हें कदम दर कदम पानी में ले गए। यह उथला गोताखोरी क्षेत्र है जो बच्चों और गैर तैराक लोगों के लिए उपयुक्त है। आप जितना अधिक गहराई में जाएंगे, पानी के नीचे की दुनिया उतनी ही अधिक स्पष्ट होती जाएगी। अंदर का दृश्य इतना सुंदर था और पानी इतना साफ था कि हर कोई अपनी घबराहट भूल गया। राजेश कपूर मीरा शर्मा का हाथ पकड़े रहे। दंपत्ति ने तनु और रिया का हाथ पकड़ रखा था। गोताखोर ने संकेत दिया कि वे ऊपर मछली को छू सकते हैं। एक मछली धीरे धीरे तैरती हुई उनके पास से गुजरी। बच्चों ने उसे पकड़ने के लिए हाथ बढ़ाया, लेकिन वह तेजी से तैरकर दूर चली गई। पानी के नीचे की दुनिया समृद्ध और रंगीन है। आप जितना गहरे जाएंगे, उतनी ही ज्यादा मछलियां वहां होंगी। वे आपके चारों ओर तैरती रहेंगी, बिल्कुल भी शर्मीली नहीं। बच्चे मछलियों के साथ खेलकर खूब आनंद ले रहे थे। 45 मिनट बाद गोताखोर उन्हें जहाज पर ले गए। ये देखते हुए कि बच्चे अभी भी असंतुष्ट लग रहे थे, मीरा शर्मा और राजेश कपूर एक जैसे कैसे नहीं हो सकते थे। मैं टीवी पर गोताखोरी के दृश्य देखा करता था। मैंने सोचा कि एक दिन मैं भी कोशिश करूंगा। अब जब वे वहां थे तो उस अतुलनीय अनुभूति ने उन्हें लंबे समय तक उबरने में असमर्थ बना दिया। जैसे ही गोताखोर ऊपर आए, उन्होंने उनसे पूछा कि क्या वे अस्वस्थ महसूस कर रहे हैं। बच्चे और वयस्क सभी बहुत अच्छे थे। वापस आने के बाद मैंने अपना डाइविंग सूट उतारा और स्नान किया। स्टाफ सदस्य मुस्कुराया और पूछा, आपको कैसा लग रहा है? क्या ये सुंदर नहीं है? क्या आप फिर से खेलना चाहते हैं? पूरे परिवार ने एक स्वर में सिर हिलाया। मुझे इसे फिर से खेलना होगा, अभी मुझे इसमें मजा नहीं आया। स्टाफ सदस्य मुस्कुराया और सुझाव दिया, कल फिर आना। ये तुम्हारा पानी में पहला मौका है, तुम्हें अच्छी तरह आराम करने की जरूरत है। पानी में जाने के बाद आप 12 घंटे तक उड़ नहीं सकते। ये बात याद रखें। विला पर वापस लौटें। बच्चे बातें कर रहे थे और इशारे कर रहे थे। दंपति ने रसोई घर में बैठकर उनकी बातें सुनी और हंसने लगे। समुद्र तट पर, जाहिर है, हमें समुद्री भोजन की दावत करनी ही होगी। हालांकि समुद्री भोजन स्वादिष्ट होता है, फिर भी मैं बच्चों को ज्यादा खाने की हिम्मत नहीं देती। तो राजेश कपूर ने जो बनाया वह था सीफूड राइस, जिस पर सीफूड सॉस डाला गया था और इसका स्वाद बहुत स्वादिष्ट था। रात्रि भोजन के बाद पूरा परिवार आंगन में खेलने लगा। अभी का फोन बजा। किसी सहपाठी का फोन था। गृहकार्य पाठ सुनाना है। मुझे लगता है कि जिन छात्रों को फोन नंबर नहीं पता वे होमवर्क के बारे में पूछने के लिए फोन कर रहे हैं। तनु ने ध्यान से नहाया और दोपहर में उसे समुद्र तट पर कुछ सीपियां मिलीं। उसने उनसे झुमके बनाने की योजना बनाई। अवी और विहू छोटे कछुओं के साथ खेले। इसे आंगन में रखें, फिर इसका पीछा करें और इसे धीरे धीरे रेंगते हुए देखें। मुझे लगता है कि ये दिलचस्प है। रिया संगीत शीट देख रही थी। राजेश कपूर ने मीरा शर्मा को अपनी बाहों में उठा लिया और आराम कुर्सी पर बैठकर बातें करने लगे। शांतिपूर्ण और शांत समय की एक तस्वीर जो लोगों को ईर्ष्यालु बनाती है। अगले दिन मीरा शर्मा और राजेश कपूर ने बच्चों को सुबह जल्दी जगा दिया। इसका उद्देश्य बच्चों को सूर्योदय देखने का अवसर देना है। सूर्योदय देखना बच्चों के लिए पहली बार था। राजेश हमेशा से बच्चों को सूर्योदय दिखाने ले जाना चाहता था। उस समय वे अभी भी छोटे थे और इतनी जल्दी नहीं उठ सकते थे। नहीं, ये तो समय की बात है। उगते सूरज को देखकर राजेश कपूर मुस्कुराए और बोले, आगे चलकर पापा आपको सूर्योदय देखने पहाड़ों पर ले जाएंगे। पहाड़ों में सूर्योदय सचमुच दिलचस्प है। सूर्योदय देखने के बाद बच्चे लगभग पूरी तरह जाग चुके थे। नाश्ते के बाद हम समुद्र तट की ओर चल पड़े। सूरज अभी निकला है और मौसम गर्म है, इसलिए टहलने के लिए यह अच्छा समय है। जब तुम वापस आओ तो दोपहर का भोजन बना लेना। इस बार अप्रत्याशित रूप से मेरी मुलाकात 2 परिचितों से हुई, लोहित भसीन और दिया कुरैशी। दिया कुरैशी ने बच्ची को गोद में लिया और अपनी बेटी के साथ खेल रही थीं।
लोहित भसीन उनके पीछे खड़े होकर धूप के चश्मे से देख रहे थे। अगर लोहित भसीन ने हेलो कहने की पहल नहीं की होती तो राजेश कपूर और मीरा शर्मा का उन पर ध्यान नहीं जाता। मीरा शर्मा ने विनम्रता से कहा, आप लोग भी आकर खेलना चाहते हैं? लोहित भसीन ने अपना चश्मा उतार दिया और शांत भाव से बोले, हाँ, हम कल ही यहाँ आए हैं। मीरा शर्मा ने शांति से कहा, हम कल ही यहाँ पहुँचे हैं। कुछ देर रुकने के बाद उन्होंने कहा, तुम लोग खेलने जाओ। इतना कहकर उसने राजेश कपूर का हाथ पकड़ा और शुरू से अंत तक दिया कुरैशी की ओर देखे बिना ही मुस्कुराते हुए चली गई। राजेश कपूर ने उसकी ओर देखा, दुखी। मीरा शर्मा ने सिर हिलाया, मैं दुखी नहीं हूँ, वो मेरे लिए कुछ भी नहीं है। सचमुच दिया कुरैशी अजनबी बन गई हैं और लोहित भसीन का अभिवादन करती हैं। ये दूसरा पक्ष था जिसने मुझसे बात करने की पहल की। अपने पीछे वह दिया कुरैशी और लोहित भसीन की बहस और एक बच्चे के जोर जोर से रोने की आवाज़ सुन सकता था। वह बहन गिर गई, तनु ने धीरे से कहा। राजेश कपूर और मीरा शर्मा ने पलट कर देखा तो लोहित भसीन की बेटी जमीन पर गिरकर दयनीय रूप से रो रही थी। लोहित भसीन अपनी बेटी को ले जाना चाहते थे लेकिन दिया कुरैशी ने उन्हें रोक लिया। लोहित भसीन, मैंने तुम्हें बाहर आकर खेलने के लिए कहा था लेकिन अभी कुछ ही देर हुई है और तुम वापस जा रहे हो। क्या यह मेरी वजह से है या किसी और की वजह से? लोहित भसीन ने दिया कुरैशी को धक्का देकर दूर कर दिया, अपनी रोती हुई बेटी को उठाया और उसे धीरे से सहलाया। दिया कुरैशी, चलो तलाक ले लेते हैं। मुझे नहीं लगता तुम सपना देख रहे हो। तलाक लेना है या नहीं, ये निर्णय लेना आपका काम नहीं है। रुको, यहीं रुको। लोहित भसीन, अपनी बात साफ साफ कहो। दंपति ने पीछे मुड़कर देखा। विहू ने पूछा, माँ, तलाक क्या होता है? मीरा शर्मा ने मुस्कुराते हुए बताया, तलाक का मतलब है कि एक जोड़ा अलग हो जाता है और अब साथ नहीं रहता। तनु ने तिरस्कार के भाव से कहा, भविष्य में वे दोनों शादी कर लेंगे और बच्चा बिना माता पिता के रह जाएगा। जब बच्चों ने ये सुना तो वे घबराकर राजेश कपूर और मीरा शर्मा की ओर देखने लगे। अवि ने उन्हें बीच में ही रोक दिया और चिंतित होकर पूछा, क्या माँ और पिताजी का तलाक हो जाएगा? क्या वे हमें छोड़ देंगे? हालांकि रिया ने नहीं पूछा लेकिन वह बहुत घबराया हुआ लग रहा था। विहू भी बहुत घबराया हुआ था। मीरा शर्मा कुछ कह पाती उससे पहले ही तनु एक छोटे शरारती लड़के की तरह सिर हिलाते हुए बातें करने लगा। माँ और पिताजी का कभी तलाक नहीं होगा। क्या तुमने उन्हें हर दिन हमारे सामने अपना स्नेह प्रदर्शित करते नहीं देखा? मेरी गौडमदर ने कहा कि वह तलाक ले सकती है लेकिन माँ और पिताजी के लिए ऐसा करना असंभव है। मीरा शर्मा ने हंसते हुए कहा, आप तो बहुत कुछ जानते हैं। तनु मुस्कुराई और बोली, बिल्कुल, पिताजी सुंदर हैं, खाना बना सकते हैं, खेलकूद में अच्छे हैं और उनके पास पैसा भी है। माँ इतनी बेवकूफ़ नहीं होगी कि पिताजी को तलाक दे दे। उनके लिए खाना कौन बनाएगा और उनकी देखभाल कौन करेगा? मीरा शर्मा ने अपनी हंसी दबाते हुए कहा, तुम चतुर छोटे भूत हो। ये सुनकर अन्य बच्चों को राहत महसूस हुई। मीरा शर्मा ने राजेश को गले लगाया और गंभीरता से कहा, माँ कभी भी पिताजी को तलाक नहीं देंगी। राजेश कपूर मुस्कुराए और बोले, पापा मम्मी को नहीं छोड़ेंगे। वापस आते समय मैंने देखा कि दिया कुरैशी सड़क के किनारे बैठी फ़ोन पर बात करते हुए रो रही थी। मीरा शर्मा ने कुछ न देखने का नाटक किया। मीरा, मैं तुमसे बात करना चाहता हूँ। मीरा शर्मा ने अनसुना करने का नाटक किया। इस बार दिया कुरैशी थोड़ी नाराज और निराश थी लेकिन साथ ही गिड़गिड़ा भी रही थी। मीरा, चलो बात करते हैं। रिया ने धीरे से पूछा, माँ, क्या आपको वह आंटी पसंद नहीं है? मीरा शर्मा राजेश कपूर को देखे बिना नहीं रह सकी। राजेश ने धीरे से कहा, आगे दूध वाली चाय की दुकान है, मैं बच्चों को वहां ले जाकर कुछ खाने को देता हूँ। मीरा शर्मा ने सिर हिलाया और मुंह के कोनों को सिकोड़ लिया। रिया ने भौहें चढ़ाकर राजेश कपूर से पूछा, पापा, क्या ऐसा इसलिए है क्योंकि मम्मी को वह आंटी पसंद नहीं है? अगर तुम्हें ये पसंद नहीं है तो माँ को आंटी को देखने मत देना, वह आंटी बहुत भयंकर है। रिया की आंखें मीरा शर्मा के लिए चिंता से भरी थीं। तनु ने भी कहा, ये सही है, वह आंटी बहुत खूंखार है और माँ को तकलीफ होगी। राजेश कपूर मुस्कुराए और बोले, चिंता मत करो, माँ को कोई नुकसान नहीं होगा। चलो अपनी आइसक्रीम खाओ, नहीं तो पिघल जाएगी। विहू तनु और रिया को मनाता है। अगर मम्मी को परेशान किया गया तो पापा और हमारे परिवार के अन्य पुरुष उनकी रक्षा करेंगे। तनु मुस्कुराई और बोली,
मैं सुपरवुमन हूँ। मैं मम्मी की भी रक्षा कर सकती हूँ। मीरा शर्मा पास आई और दिया कुरैशी को ठंडी निगाहों से देखा। मुझे याद है मैंने तुमसे कहा था मुझे परेशान मत करो। गर्मी का मौसम था लेकिन दिया कुरैशी को मीरा शर्मा की ठंडक महसूस हुई। दिया कुरैशी की गति अचानक कमजोर पड़ गई।